दोस्तों तुर्की के अंदर इतना भयानक अर्थक्वेक देखने को मिला यार, अंदर से ना मतलब दिल रो पड़ा देखकर कि कितने सारे लोगों की जान गई है वहाँ पर। और एक नहीं, तीन तीन अर्थक्वेक यानी कि भूकंप एक साथ में यहाँ पर निकल कर आए। अभी ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसको देखकर मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मैं लगा भी नहीं सकता यहाँ पर। अभी ऐसी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। एक पर्टिकुलर बाप जो है वो अपने बच्चे को लेकर जा रहा था, ऊपर से यहाँ पर बिल्डिंग गिरी और उनकी पिक्चर आ रखी है कि वो दोनों मरे पड़े हैं उसमें। एक महिला ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया और वहाँ पर उस बच्चे को बेसिकली उठा के लेकर आ रहे हैं वहाँ से, और वो महिला की वो वहाँ पर डेथ हो गई। मतलब इतनी बुरी कंडीशन है कि देखो पूरा शमशान बन चुका है, इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली है। तुर्की ने दुनिया भर से हेल्प मांगी है, सरकार ने हाथ उठा दिए हैं कि भाई साहब जो आओ मदद कर दो किसी न किसी तरीके से। चारों तरफ को अलार्म बज रहे हैं कि पूरा शमशान बन चुका है तुर्की आधे से ज़्यादा, पर्टिकुलर ये एरिया। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ऊपर वाला बोलता है कि तुम कितने भी टेक्नोलॉजी या फिर पावरफुल क्यों ना हो जाओ, मैं हूँ, और जब मैं हूँ तो मैं हूँ। तो ये वाली चीज़ देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन किसी को ना देखने को मिले यार। दोस्तों एक ये पिक्चर थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, और कई सारी पिक्चर ऐसी है जो मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता, मैं टेलीग्राम पर उनको शेयर कर दूंगा। अगर रियलिटी में आप लोग देख सकते हैं कितनी दर्दनाक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली, तो आप लोग दर्द फील कर पाओगे। मतलब ना मेरा तो ना अजीब सा दिमाग हो गया यार जब मैंने ये सारी चीज़ देखी। सोच रहे हो कि इंसान जो है वो बैठे हुए हैं घर में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब घर वाले, मतलब तुरंत कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए तो सोचो। इसीलिए कहते हैं यार ये जो ज़िंदगी है ना बड़ी छोटी सी है यार, इसको ना जितना दिल लगी से जियोगे ना, जितना जिंदा दिली से जियोगे आप लोग, उतना ही शानदार तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर पाओगे। वरना जरा सी देर में खाक में मिल जाती है हर चीज़। कई सारे लोग जो हैं वो इरिटेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में होना चाहिए, पर इतना भी क्या कि वो चीज़ें फ्रस्ट्रेशन जो है वो इरिटेशन जो है वो आप लोगों के ऊपर हावी होने लगे। आखिर है तो यार एक तरीके से ना लाइफ का पार्ट ही ना। और टाइम ऐसा होता है, वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो गुजर जाता है, चीज़ें ऐसी होती हैं कि आगे बढ़ती रहती हैं। तो कोशिश करो कि जहाँ पर अपना बेस्ट दे सकते हो बस उस चीज़ पर फोकस करो। जो आप लोगों के हाथ में नहीं है उसको लेकर टेंशन लेनी ही क्यों है, जो आप लोगों के हाथ में है बस उसके बारे में टेंशन लो ना। आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी चल रही है समझ में नहीं आ रहा है, इरिटेट हो रहा है उसको लेकर। अब उनके बारे में सोचो कि जिनका एक्सीडेंट हो गया, जिनकी डेथ हो गई, एक तरीके से जरा सी देर में ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये इस तरीके की ज़िंदगी आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। तो अगर लग रहा है कि ज़िंदगी सही नहीं चल रही है तो थोड़ा सा पॉज ले लो यार, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, देख लो क्या गड़बड़ है, उसको सुधार लो ना। क्यों फालतू में ज़िंदगी में जो है फ्रस्ट्रेट होकर ज़िंदगी को लेकर चल रहे हो। तो ये कुछ बातें थी। आज का डिस्कशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर के मैं आर्टिकल यहाँ पर लेकर आता हूँ, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगते हैं। और आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के जो हैं उनमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और स्टैटिक बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करूंगा, सेफर इंटरनेट डे, इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट एक पर्सन भी बात करेंगे जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में थे। ये बैलून के बारे में जो आर्टिकल है आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे पूरे आर्टिकल का, तो सारी बातें आप लोग समझ पाएंगे। इंडिया, फ्रांस और यूएई के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, समझ पाएंगे। कई सारे पोल्यूशन आप लोगों ने सुने होंगे, कि नया पोल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा, मैग्नेटिक पोल्यूशन क्या है। इसी के साथ में एक ऐसा प्लानट का नाम आप लोगों को बताना है जिसके सबसे ज़्यादा मून है, और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत दोगे। क्यों? क्योंकि अभी एक नया प्लैनेट बन गया जिसके नए मून अभी देखने को मिले। एंजल टैक्स क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूंगा, फेम स्कीम के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना है, पर DEH, और इसी के साथ में एक और बेसिकली यूनिटी मॉल के बारे में बात करूंगा जो मैंने बजट के अंदर भी आप लोगों से डिस्कस किया था। तो कई सारी बातें करेंगे। इसके अलावा और क्या है वीडियो के अंदर में, 6 न्यूज़ आप लोगों को वन लाइनर देखने को मिलेगी नेशनल लेवल की, 3 होंगी इकोनॉमी के अंदर की और 4 होंगी वर्ल्ड के अंदर की। MCQ यहाँ पर भी होंगे और यहाँ पर भी काफ़ी सारे MCQ होंगे। तो लगभग आप लोगों के मुझे लग रहा है सर काफ़ी सारे MCQ देखने को मिलेंगे, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है पर बहुत सारे MCQ हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, एक CSAT का क्वेश्चन होगा, 5 वोकेबलरी होंगी जो कि शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। और अगर इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से दोगे टकटकी लगाकर, तो आप लोग बन सकते हो SLV कमांडो। तो आज के SLV कमांडो हैं IPS ऑफिसर, इन्होंने अपने नाम के आगे लिख रखा है। पर लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है कि ये जिस भी बच्चे का आंसर देखते हैं ना उनके नीचे जाके उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे अगर आप लोगों का नेचर है ना, आप लोग खुद भी आगे बढ़ रहे हो और दूसरों को भी अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आधा तो मूड आप लोगों का वैसे ही अच्छा हो जाता है।
तो कोशिश करो कि ज़िंदगी में हमेशा आप लोग अपने मूड को अच्छा रखने का एक और तरीका है, देखो ज़िंदगी में ना अपने टारगेट हमेशा छोटे छोटे रखो, जो डे के टारगेट होते हैं, ये अचीव कर रहे हैं, ये अचीव कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में आप लोग डिवाइड कर दो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग ना चीज़ों को लिए बैठे रहते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, समझ में आ गया, पर लेकिन आप लोग ये सोच कर क्यों नहीं चल रहे कि आज तो बस मुझे पॉलिटी का एक चैप्टर खत्म करना है, ठीक है, आज मुझे जो है पर्टिकुलर ये एक आंसर लिखना है, आज मुझे जो है बस ओनली 10 एमसीक्यू लगाने हैं। ये आज का देखो ना आप लोग, यहाँ पर जब डे बाय डे आप लोग चीज़ों को करते चलोगे ना, आप लोग खुद सोचो, मैं डेली आप लोगों को 10 से 15 एमसीक्यू कवर करा देता हूँ। अगर सोचो पूरे हफ्ते में लगभग हम लोग मिला के 100 के करीब एमसीक्यू हम लोग हर हफ्ते अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक टेस्ट सीरीज आप लोग की हर हफ्ते यहाँ पर कवर हो जाती है, पर लेकिन उसको काउंट ही नहीं करते हो आप लोग, ध्यान में नहीं रहती है कब चले गए यहाँ पर। खुद सोचो, डेली वोकेबलरी आप लोगों की रहती है 5 रहती है वैसे तो बोलने के लिए, पर कितनी वोकेबलरी रहती है, अगर एक हफ्ते की कवर करो तो कितने सारे शब्द आप लोग नहीं सीख जाते हो। तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी यार, थोड़ी सी अपने ऊपर फोकस आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब अपने ऊपर फोकस नहीं करते हो ना तो आप लोग दूसरों के ऊपर फोकस करते हो और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है दूसरों की वजह से, दूसरे आगे जा रहे हैं, आप लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, वो आगे निकल के जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आप पे इंपैक्ट पड़ रहा है। नहीं, आप लोग अपनी वजह से पीछे छूट रहे हो। कभी कोई आप लोगों को पीछे छोड़ ही नहीं सकता इस दुनिया में, किसी की हिम्मत ही नहीं है आप लोगों के अलावा। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने आप को सही पैटर्न में नहीं लेके आते हो। जिंदगी जो है ना सबकी ऊपर नीचे होती है, पर लेकिन आप लोगों को अपने आप को संभालना आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप लोग खुद सोचो, सुबह को आप लोग का अलार्म बजा, आप लोग उठे नहीं हो और सामने वाले को आप लोग गाली दे रहे हो कि यार आप लोग पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो। सामने वाले ने तो अलार्म बंद नहीं किया आप लोगों का आके कि भाई साहब तू सोता रहो, तेरा अलार्म बंद कर देता हूँ। हालांकि कई सारे होते हैं ऐसे रूममेट, ऐसी बदतमीजी भी काटते हैं, पर इन रियलिटी आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग ही अपने आप के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। आप लोग जो है जरा सी देर मन किया फ़ोन उठा के बैठ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए, पर आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कितना कंट्रोल करना है, ठीक है। एक टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। तो डिसिप्लिन एक इतनी खतरनाक चीज़ है भाई साहब, जिसने फॉलो कर ली ना उसकी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले हो गए, और जिसने फॉलो नहीं की उसके वारे न्यारे हो गए, वो यहीं पर ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में। तो ये डिसिप्लिन अगर लाइफ में आप लोग नहीं लेकर आओगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे आज की बात कर लो, चाहे आगे आने वाले टाइम की बात कर लो, किसी भी टाइम पर आप लोग अपनी जो डिसाइड की गई चीज़ है उसको अचीव ही नहीं कर पाओगे अगर आप लोग डिसिप्लिन में नहीं आओगे। किसी के सामने गाते रहना मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, ये हो जाएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लाओगे। कई सारे तो बच्चे ऐसे हैं, वो बोले सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। यार वो काम कर लो जिसमें आप लोग का मन कर रहा है। कौन कह रहा है आप लोग को पढ़ाई करनी है? पढ़ाई के अलावा भी दुनिया में इतने सारे काम है करने के लिए, वो कर लो ना, फिर पढ़ना ही क्यों? यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के भी इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई नहीं है। एक दिन मन मार लोगे, दूसरे दिन फिर क्या कर लोगे? तो जिंदगी में इंटरेस्ट लेना सीखो चीज़ों के अंदर में। और इंटरेस्ट कब आता है चीज़ में? जब आप लोग उसको समझने लगते हो। समझोगे कब? जब आप लोग उसको टाइम दोगे। टाइम दिया नहीं, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, यूपीएससी को तो इतना सिलेबस है यार, थोड़ा टाइम तो दो ना, उसको समझने की कोशिश तो करो ना। इंसानों से भी बात करते हो ना, समझते हो ना, उसका नेचर समझने लगते हो। सामने वाली कुछ बोले, आप लोग कुछ बोलो, पहले ही समझ जाते हो यार वो दुखी थी, कुछ बोलना चाह रही थी, पर यार दिमाग में पता नहीं क्या चला था, मैं समझ गया यार कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझने लगते हो ना इंसानों के आप लोग। और अब तो आप लोगों का फरवरी का महीना चल रहा है, ये चीज़ें आप लोग और अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे डेज आप लोग के आते हैं ना, पता नहीं कौन कौन से जो डेज होते हैं, वो सारी चीज़ें एंजॉय करो, पर लेकिन अपने टाइम को भी समझो, जो टाइम की इंपॉर्टेंस है उसको समझो। अगर अभी लेट करोगे तो फिर में एक तरीके से ना दिक्कत हो जाएगी। और मैं तो बोल रहा हूँ कि 2023 और 24 जो है वो गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए। जितनी वैकेंसी आने वाली है भाई साहब भर भर कर, उससे ज़्यादा वैकेंसी आप लोगों को नहीं मिलेगी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में, 3-4 सालों में। तो कोशिश करो कि अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि एक जॉब तो कुछ भी हो लेकर जानी ही जानी है। तो अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी और फिर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहना। तो यार पर लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में जरूर आना, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा और ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करोगे। किसी का मन नहीं करता यार पढ़ने का, आप लोगों को फोर्स करना पड़ेगा। 5 मिनट बैठा लो अपने आप को, उसके बाद मन करने लगेगा। स्टार्टिंग में मन नहीं करता है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि हर एक इंसान मोटिवेट रहता है जिंदगी में, नहीं। उसको पता है कि तुमको मोटिवेट रहने का एक ही तरीका है कि अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, मोटिवेट रहने लगोगे। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, जब तक नहीं समझोगे ऐसे ही परेशान रहोगे। तो कोशिश करो चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे बीच में अभी नहीं रहे, हालांकि इंडिया के लिए अच्छे इंसान नहीं थे, पर फिर भी बताओ ना चाहिए इनके बारे में। बताइए कौन है? सेफर इंटरनेट डे के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। 7 फरवरी को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक मतलब ये रहता है कि इंटरनेट तो आप लोगों के पास में है, पर क्या आप लोग ढंग से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो लोगों को इसके लिए भी अवेयर कराने की बात यहाँ पर की जाती है। ये जो डे है ये सेकंड डे रहता है जो फरवरी के, जो एक तरीके से सेकंड डे ऑफ द सेकंड वीक ऑफ फरवरी।
और अब की बार कब है यहाँ पर, यह है ट्यूसडे, मंगलवार, यानी कि आज के दिन। तो बेसिक पर्पज यही रहता है कि जो भी आज के डेट में जो बच्चे हैं, यंग लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी है कि इंटरनेट जितना अच्छा है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। यही इंटरनेट जो है वो लोगों को बर्बाद भी कर रहा है और यही इंटरनेट जो है वो लोगों को आबाद कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट पर बैठकर जो है वो करोड़पति बन गए हैं, बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट पर बैठे बैठे जो है कुछ कर नहीं रहे हैं, वो रोडपति बन गए हैं। तो आप लोगों को देखना है कि आप लोग कैसे यूज़ करना है। वही मोबाइल है, वही इंटरनेट है, एक की ज़िंदगी बना रहा है, एक की ज़िंदगी बिगाड़ रहा है। तो इसका मतलब इंटरनेट में, मोबाइल में तो कुछ गड़बड़ है नहीं, इसका मतलब अपने ही अंदर कुछ गड़बड़ है। वही बिजली है, एक इंसान को झटका देकर मार दे रही है और एक इंसान जो है मजे में एसी चला रहे हैं, अपना जो है अपनी चीज़ें यूज़ कर रहा है उससे। तो आप लोगों को समझना है कि आप लोग कहाँ पर हैं। तो बात की जा रही है वांट टू टॉक अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में कम से कम एटलीस्ट बात तो करो। मेकिंग स्पेस फॉर द जो कन्वर्सेशन अबाउट द लाइफ ऑनलाइन, तो उसके बारे में चीज़ें डिस्कस करनी है कि क्या रियलिटी में चल रहा है। बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करते हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम है बहुत सारी पर बात नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, डर लगता है बात करते हुए, क्योंकि लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है अपने आप में, अगर आप लोग बात करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए। जिंदगी में जब भी लगे ना इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, किससे बात करो बैठकर। और नहीं अगर कोई आसपास में है बात करने के लिए, तो अपनी चीज़ें डायरी में लिख लो भाई साहब, अपने मोबाइल में नोट्स बना के उसमें लिख लो, पर लेकिन अपने अंदर का गुबार निकालो ताकि आप लोग अंदर से रिलैक्स फील कर सको। ये चीज़ें ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करो और मैक्सिमम वो चीज़ें मैं आप लोगों को वही बोलता हूँ जो मैंने कभी ना कभी फॉलो की हैं, ये वास्तव में ही फ़ायदा पहुँचाती हैं, ठीक है। अकेले हो, अगर लग रहा है कोई बात करने के लिए नहीं, तो चीज़ें लिखना स्टार्ट करो, वहाँ पर अपनी चीज़ें निकालो और ज़िंदगी में अच्छे से चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड भी करने लगोगे, ठीक है। तो ये था पूरा डे। थीम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेक्चर की PDF दोनों हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आंसर लिखना, बहुत सारे बच्चे अपना आंसर लिख रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ में मिलकर आप लोग काम कर सकते हैं। SLV PDF पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिल ही जाती है। और जो पिक्चर्स मैंने बोली हैं वो यहाँ पर शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों को देखनी होगी तो देख लेना, बाकी अगर नहीं भी देखनी है तो भी कोई बात नहीं है। पर हाँ, आप लोग फील करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन यार देखने को मिली पूरे अर्थक्वेक की। आइए अब एक एक आर्टिकल आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग जो है UAE के साथ में मिलकर अपने रिलेशन जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं काफ़ी शानदार तरीके से। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ में कवर किया गया। इसमें इंडिया यानी कि भारत, UAE और फ्रांस, तो एक ट्राइलेटरल आप लोगों को यहाँ पर एंगल मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे। पहले एक बार को मैं लोकेशन आप लोगों को दिखाता हूँ UAE की। आइए आप लोगों को UAE लेकर चलते हैं, पड़ोस में ही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे ही आप लोगों ने देखा ना जब एप्पल जो है अपने आईफोन वगैरह लॉन्च करता है तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं दुबई, ठीक है। तो वो UAE के अंदर ही है, तो यहाँ से सब लोग फ़ोन वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं। तो UAE जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रीजन है पर्शियन गल्फ के अंदर में। तो इस पर्टिकुलर रीजन जो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा रहता है। इसी के साथ में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये देश है। तो UAE के बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से करूंगा जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बात करें अगर यहाँ पर GS पेपर 2 और GS पेपर 3 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन और इन्वायरमेंट के साथ में आप लोग इस टॉपिक को कवर करके देख सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में मिलकर इंडिया और फ्रांस जो है वो यहाँ पर एक 3 यानी कि ट्राइलेटरल एक कोऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल फोकस जो रहने वाला है वो 2 चीजों पर रहेगा। एक तो रहेगा डिफेंस में और दूसरा एनर्जी बोले तो क्लीन एनर्जी की बात यहां पर की जा रही है। ये तो अभी रिसेंट की आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिल रही है। अगर मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों से करूं बैक में जाकर, तो आप लोगों से UPSC ने 2022 में यहां से क्वेश्चन पूछा, किसके बारे में, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं I2U2, ठीक है। I2U2 में बताइए कौन कौन देश हैं, देखता हूं कौन कौन बताता है। I2U2 को एक नया क्वाड बोला गया था, जैसे नहीं हमारा जो एक क्वाड बना हुआ है जिसमें ऑलरेडी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA है, ऐसा ही एक क्वाड जो है ये नया बना जिसको I2U2 बोला गया। इसमें कौन कौन है ये आप लोगों को बताता हूं। हमारा देश तो नॉर्मल सी बात है यहां पर होगा, दूसरा पेन लेते हैं, एक मिनट। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया तो हुआ यहां पर, इसी के साथ में यहां पर इजराइल भी है, ठीक है। तो इंडिया और इजराइल हो गया I2, तो दोनों को मिलाकर बोल दिया I2। इसी के साथ में जो UAE है, ठीक है, UAE हो गया, और इसी के साथ में जो है वो USA हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA, तो ये क्या हो गया दोनों का, ये हो गया U2, ठीक है। तो क्या बन गया ग्रुप का नाम, I2U2, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली UPSC के अंदर में, खासकर आंसर राइटिंग के अंदर पूछा गया था कि हाउ विल I2U2 ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स।
तो यहां पर इसको एक दूसरा क्वाड बोला गया था, यानी कि पहला क्वाड तो हो गया जिसमें इंडिया के साथ में था यहाँ पर जापान, और जापान के साथ में था ऑस्ट्रेलिया, और उधर आप लोगों को देखने को मिला था यूएसए। तो इनके द्वारा मिलकर जो ग्रुप बनाया गया उसको हम लोग क्वाड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं I2U2, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो इंडिया के साथ में बड़े बड़े देश मिलकर आ रहे हैं, तो इंडिया की जो ग्लोबल लेवल पर पोजीशन है वो स्ट्रांग हो रही है यहाँ पर। अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, जो यूएसए की एक एजेंसी है उसके द्वारा यहां पर क्या करवाया गया, एक पोल करवाया गया, और उस पोल में जब उसने चेक किया कि दुनिया में मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है आज की डेट में, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी, वो यहां पर टॉप करते हुए नजर आए। तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश के लीडर जो हैं वो दुनिया में मोस्ट पॉपुलर लीडर की कैटेगरी में आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफी एक बढ़िया एक अचीवमेंट भी आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ से, अगर आप लोग बात करें यहां पर, ठीक है। जब यहां पर इंडिया फ्रांस, अभी यहां पर ट्राइलेटरल जो है वो इंडिया फ्रांस और अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में। तो ये जो देश है यहां पर इंडिया, फ्रांस और यूएई, तो ये मिलकर अभी यहां पर ये ट्राइलेटरल ग्रुपिंग में आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो इस ट्राइलेटरल ग्रुपिंग में इनका पूरा फोकस ये रहना है कि क्लाइमेट चेंज पर एक फोकस रहना है, कैसे क्लाइमेट चेंज को हम लोग को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पर वो क्या है, वो है डिफेंस। डिफेंस आज की डेट में एक ऐसी चीज हो गई है जिसके बिना कोई भी पैर आगे नहीं रखता है, क्योंकि हर एक देश जो है वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। तो यहां पर डिफेंस काफी ज्यादा जरूरी है, और आगे इसमें कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं हेल्थ में भी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 ने किसी को नहीं बख्शा, यानी कि एक तरीके से सबको लपेट लिया। तो वन हेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पर फोकस किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग को साथ में लेकर चलना है, ताकि कोई भी इशू आगे आने वाले टाइम में देखने को न मिले। तो वन हेल्थ अप्रोच यहां पर लेकर चली जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में इन सब चीजों को भी ढंग से लेकर चला जा सके, ठीक है। इसी के साथ में और भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूएई के साथ में हमारा मैंग्रोव्स अलायंस भी है यहां पर, ठीक है। तो मैंग्रोव्स जो अलायंस है फॉर क्लाइमेट, तो ये यूएई के द्वारा लीड किया जा रहा है बेसिकली। तो यहां पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में, तो इंडिया भी यहां पर मिलकर पार्ट करता है और फ्रांस भी है। तो ये मैंग्रोव्स वाला एरिया जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा और नजर डालेंगे हम लोग यहां पर, बेसिकली रिलेशन को अच्छे से समझेंगे, पर लेकिन आप लोग मैंग्रोव्स के बारे में एक बात और याद रखिएगा, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। अभी हमारे बजट के अंदर में एक स्कीम लॉन्च की गई, जो कि मैंने बजट वाले लेक्चर में काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई भी थी, जाकर उसको जरूर देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। मिस्टी, ठीक है। तो मिस्टी स्कीम थी जिसको था मैंग्रोव्स ये इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम। तो ये हमारे बजट में अभी रिसेंटली अनाउंस की गई। तो किससे लीड है ये स्कीम भी पूछी जाए तो कंफ्यूज आना मत, ठीक है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दो ऐसे लेक्चर हैं, उनको देख लेना, पूरी साल काम आएंगे जो भी एग्जाम आप लोग देने जाने वाले हो, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में जब डिफेंस के बारे में बात करते हैं, तो एक्साइज शक्ति, एक्साइज वरुण और एक्साइज गरुड़ा, ये डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि एक्साइज किस देश के साथ में देखने को मिलती है। इसी के साथ में फ्रांस जो है उसने 6 स्कॉर्पियन भी अभी इंडिया को बेसिकली देने की यहां पर बात की जा रही है, जिसके चलते हम लोग काम भी कर रहे हैं, वो बना रहे हैं मिलकर हमारे साथ में। तो स्कॉर्पियन मतलब एक तरीके से पनडुब्बी, यानी कि जो नीचे जाकर बेसिकली पानी के अंदर में काम करती है। ये बेसिकली गवर्नमेंट एग्रीमेंट 2016 में साइन किया गया था फ्रांस के साथ में रफेल, जो कि बहुत बड़ा इशू भी बना था। तो रफेल वाला मुद्दा आप लोग देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फ्रांस हमारे साथ में खड़ा रहता है, क्योंकि फ्रांस के अंदर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एग्री है, यहां पर अभी इंडिया जो है वो इंडिया का जो वीनस मिशन है, जो कि शेड्यूल है 2025 के अंदर में, उसमें फ्रांस पार्ट रहेगा हमारा, मिलकर हमारे साथ में काम करने वाला है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि वनडे टाइप एग्जाम में, यानी कि जैसे प्रीलिम्स वगैरह होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन जाएंगे यहां से स्टेटमेंट के तौर पर, ठीक है। और या फिर इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं रिलेशन के बारे में, अगर इंटरनेशनल टॉपिक आप लोगों का बने। देखिए कोई भी टॉपिक ना आप लोग ऐसे डिसाइड मत किया करो कि ये प्रीलिम्स का हो गया, ये मेंस का हो गया। अगर जितने अच्छे फैक्ट्स और फिगर आप लोग के रहेंगे और उनको आप लोग यूज कर पाओगे आंसर राइटिंग में, वही प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोग बेसिकली पार्ट बन जाते हैं। तो इस स्टडी को कॉम्प्रिहेंसिवली लेकर चलो, टॉपिक को ढंग से कवर करो, ताकि ये रहे ना उसमें कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। टॉपिक होता है, टॉपिक को तैयार कर लो। अब वो टॉपिक के ऊपर थोड़ा ना लिखा है कि ये प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में आएगा। अब आप लोग जहां पर उसको सिलेबस के हिसाब से यूज कर सकते हो, उसको वहां पर यूज कर लो। तो टॉपिक की स्टडी करो ढंग से, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया और फ्रांस के बारे में। इंडिया और यूएई के बारे में अगर बात करूं तो I2U2 के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुके हैं यूपीएससी 2022 के अंदर में आंसर राइटिंग में।
तो आगे प्रीलिम्स के अंदर ही बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हाँ यार प्रीलिम्स के अंदर वो क्वेश्चन बन गया। क्यों भाई साहब, लिखा है क्या कहीं पर कि ये मेंस में ही पूछा जाएगा? ठीक है, तो दोनों मेंबर हैं यहाँ पर। इंडिया और जो यूएई है उनके द्वारा साइन की गई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये रिसेंटली अभी 2022 में ताजी अभी बात से भी नहीं हुई है। ठीक है, इसी के साथ में यूएई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया आफ्टर यूएसए, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। यूएई और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहे 2021 के अंदर में। एक पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है यहाँ पर डेजर्ट ईगल। ठीक है, तो सेकंड ये एक ज्वाइंट आप लोग को एयर कम्बैट एक्सरसाइज देखने को मिली इंडियन एयरफोर्स और यूएई के बीच में। इंडिया और यूएई जो है वो कई सारे चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन ऑयल कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं, खासकर कॉमर्स में इन रूपी, यानी कि हम लोग कैसे रूपी का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, हमारे देश का जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया जाए, यानी कि हम लोग अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डॉलर या फिर दूसरी किसी करेंसी पर हम लोग को डिपेंडेंट ही न रहना पड़े। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यानी कि तरीके कई सारे हैं, हम लोगों को सोचने हैं हमको कैसे लेकर चलने हैं। जिस देश के साथ में हमारा रिच रिलेशन उसको तो बोल सकते हैं भाई साहब डॉलर नहीं लेंगे, ठीक है, दूसरा दे देना कुछ, उसको चला लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सारे तरीके आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से पूछा जा चुका है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलता हूँ। यहाँ पर 2016 में प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था कहां पर, यूनाइटेड नेशन, जो बेसिकली उसकी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में। ये जो अलायंस है ये इंक्लूड करता है ऑल द यूनाइटेड नेशन जो मेंबर होते हैं। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बिल्कुल साफ साफ। आप लोगों को लगता है यूएन के अंदर अच्छा यूएन के अंदर पहले मेंबर बताओ कितने हैं, देखता हूं कौन कौन बताता है। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराता हूं, फिर यूएन के अंदर आप लोगों को मेंबर बताऊंगा। ठीक है, तो अगर बात करें इसके बारे में यहां पर, तो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा आज की डेट में कि यहां पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग यहां पर इसको ढंग से एक बार कवर कर लेंगे तो आगे भी इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, क्योंकि सारे के सारे मेंबर जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। ये तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सारे मेंबर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है यूनाइटेड नेशन के अंदर में। ठीक है, जिसमें टोटल मिलाकर 193 आप लोगों को मेंबर यहां पर देखने को मिलते हैं। उसमें हालांकि 2 ऑब्जर्वर भी हैं, जिसको आप लोगों को वेटिकन सिटी बोलते हैं, और स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, तो वो ऑब्जर्वर के तौर पर भी हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर में। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अभी टोटल कितने मेंबर हो गए यहाँ पर मैंने बता दिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल कितने मेंबर आज के डेट में ऐड हो चुके हैं, ये आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो जब लॉन्च की गई थी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो देश हैं बोला गया था उन्हीं को रखेंगे, पर आगे चलकर इसमें चेंज किया गया और बोला गया कि दूसरों को भी लगते हैं भाई साहब, क्यों, क्योंकि पैसा भी तो वहां से मिलेगा। तो थोड़ा सा पैसे का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी। तो इसलिए वहां पर भी फोकस किया गया। तो ये काफी बड़ा एरिया था यहाँ पर जब इसको लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी यहाँ पर 21, यानी कि 21वीं थी यहाँ पर 2015 में ये देखने को मिली थी पेरिस के अंदर में। तो इसको पेरिस डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। आप लोगों से वहां पर स्टेटमेंट देकर अगर पूछ ले प्रीलिम्स के अंदर में कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो पेरिस डिक्लेरेशन के थ्रू जो है स्टैब्लिश किया गया था, तो क्या ये क्वेश्चन सही होगा स्टेटमेंट? जी हाँ, ये बिल्कुल 100% सही होगी। पेरिस डिक्लेरेशन लिख दे या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 लिख दे, तो ये दोनों एक ही बात होगी यहाँ पर। या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर बेसिकली बोलने लगे यहाँ पर कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी 21वीं, वो बड़ा नाम लिख दे तो भी यही बात होगी यहाँ पर। ठीक है, इसका गुरुग्राम में यानी कि हमारे देश के अंदर में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इंटरनेशनल एजेंसी का हेडक्वार्टर हमारे देश के अंदर में है। पर लेकिन किसी भी एजेंसी को आगे चलाने के लिए एक सिस्टम के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, इसी के साथ में यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रेवेन्यू की तो जरूरत आप लोगों को देखने को मिलेगी, कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम लोग को सबको साथ में लेकर चलने की बात की जा रही है। तो बोला गया अभी यहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में इसके अंदर में $1000 बिलियन। ठीक है, तो $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की यहां पर बात की गई और इसको बोला गया 2030 तक इसको कवर करने हैं। और आप लोगों को पता है कि हम लोग 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की बात कर रहे हैं। वो कौन सी कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया ये आप लोगों को बताना है। उसमें क्या पर्पज है, उसमें यह पर्पज है कि कैसे हम लोग सोलर एनर्जी को दुनिया में उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा इस चीजों को हैंडल करने का। तो पूरा एक टॉपिक हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कल को अगर पूछने लगे तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर यह है किसके बारे में, ये एक्साइज के बारे में है कि एक्साइज शक्ति आर्मी की है, एक्साइज वरुणा ये नेवी की है, एक्साइज गरुड़ा ये एयरफोर्स की है, और डेजर्ट जो ईगल ये सेकंड एक्साइज ये किसकी है, आर्मी की है।
तो आप लोगों को मैच करना है, ओनली वन सही है, ऑल थ्री सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है, या फिर नन। तो ये मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताए सारे के सारे, तो मैच आप लोग करके इनको देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आंसर इसका बी हो गया, और ये हो गया आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। तो इसको कहते हैं करंट में क्या था वो आप लोगों को बता दिया, क्या इशू बना हुआ था यहाँ पर। इसी के साथ में हम लोगों ने देख लिया दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हम लोग लेकर चल सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूरा बैकग्राउंड आप लोग को बता दिया, एक क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड हो गया, और ये आंसर राइटिंग हो गया। टॉपिक तैयार। अब प्रीलिम्स से पूछ ले, मे से पूछ ले, इंटरव्यू पूछ ले, भाई साहब हमारे हथियार तैयार हैं, हम लोग ना छोड़ने के, हम तो बिल्कुल क्या करेंगे, उसको उठा उठा के पटकेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं टॉपिक को तैयार करना। कंफ्यूजन हो तो बताना, ओके। इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से डायरेक्ट, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से आप लोगों से तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, जैसे कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा मून है। बताओ, वीडियो को पॉज करके देखता हूं कौन सही आंसर देता है। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा मून है, और मार्स मंगल ग्रह के बताने कितने मून है, देखता हूं कौन कौन बताते हैं। कई बार उससे रिलेटेड टॉपिक भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बताओ कौन सा है, सैटर्न, शनि ग्रह है, यही बोलोगे ना। अब आप लोग की थ्योरी जो है वो गलत हो चुकी है, क्योंकि शनि ग्रह को पीछे छोड़ चुका है जुपिटर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा सकते हैं कि सबसे ज्यादा चांद जो है वो आज की डेट में किसके पास में है। तो बृहस्पति जो ग्रह है, जिसको जुपिटर आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उसने पीछे छोड़ दिया है अभी शनि ग्रह को, यानी कि सैटर्न को। अब सैटर्न के पास में 83 ग्रह यहाँ पर रह गए, और इसके हो गए 92। क्यों? क्योंकि इसके नए 12 जो मून है, जो ग्रह हैं, वो पता चले हैं अभी नए ताजे ताजे। अगर इन 12 को आप लोग यहां से हटा देते हो तो इसके पास में 80 थे पहले। तो पहले नंबर पर कौन था, वो शनि ग्रह था, दूसरे नंबर पर बृहस्पति था। अब बृहस्पति ने शनि को जो है वो पीछे झटका मार के छोड़ दिया। अब यहां पर पहले नंबर पर आकर बैठ गया जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और यहां पर जो शनि है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी तो उसमें भी स्टेटमेंट देकर बन सकता है। ये जो डिस्कवर की गई, किसके द्वारा डिस्कवरी की गई, तो यहां पर हवाई और चिली के अंदर में टेलीस्कोप रखी गई थी 2021 और 22 के अंदर में, उनके द्वारा यहां पर यह काम किया गया। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है यहां पर माइनर प्लैनेट सेंटर, उनके द्वारा यहां पर देखा गया इन पर्टिकुलर मून की जो रेंज और साइज को, और उसके बाद में इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि वाह क्या बात है कि जुपिटर जो है भाई साहब, जो बृहस्पति जो है वो यहां पर एक तरीके से रेस जीत चुका है। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसके बारे में स्टडी करने के लिए यूएसए जो है ऑलरेडी यहां पर अपने जो है प्लान बना रहा है इस साल के अंदर में, और पहले भी यहां पर अपने प्लान जो है वो छोड़ चुका है। तो यहां से कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा साइंस एंड टेक के अंदर में, कि जुपिटर के लिए अगर बात करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अभी प्लान है 2023 में, नासा और यूरोप के साथ मिलकर यहां पर काम किया जाएगा जुपिटर के मून को यहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए 2024 में। और नासा का ऑलरेडी प्लान था यहां पर, जिसका मिशन लूसी नाम रखा गया था। उसने जुपिटर और जो बेसिकली ट्रोजन एस्ट्रॉयड है उसकी स्टडी के लिए यहां पर बेसिकली काम किया था, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई साहब इसके बारे में पता नहीं है, पता है हम लोगों को इसके बारे में, और इसी के ऊपर स्टडी कर कर आगे बढ़ने की बात यहां पर की जा रही है। जुपिटर, सैटर्न और इसी के साथ में यूरेनस अगर बात करते हैं आप लोग यहां पर, इनके अगर बात करें 27 है यहां पर मून, नेपच्यून के 14 है, मार्स के 2 है, और हमारा तो 1 है चंदा मामा, ठीक है। 2 ऐसे ग्रह हैं, एक तो है वीनस और दूसरा है मरकरी, ठीक है। यानी कि शुक्र और जो बुध ग्रह है, याद रखना इनके पास में कोई भी मून नहीं है, यानी कि बिना चंदा मामा के हैं ये। तो ये ऐसी भी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। अच्छा, मैक्सिमम जो प्लानिटरी सिस्टम है वो किस डायरेक्शन में घूमता है, क्या कोई ऐसा भी प्लानट है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है? ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वो भी 6th क्लास की में, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये पूरा सिस्टम है आप लोगों के सामने। मरकरी पहले नंबर पर है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर के पास में सबसे ज्यादा ग्रह फिलहाल हो गए, और ये कितने हो गए, याद आ गया ना कितने हो गए, लिखो 93 ना, ये 92, ठीक है। 83 किसके पास में, 83 है यहां पर सैटर्न के पास में, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे पास में कितना है, 1 ग्रह आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मार्स के पास में कितने हैं, 2 ग्रह आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यूरेनस के पास में कितने हैं, तो 27 आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके से, आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। जो मैंने बात अभी आप लोगों को बताई है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो अगर आइडिया रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर सही रहेगा। अच्छा, नेपच्यून के नहीं लिखे, नेपच्यून के पास में 14 है, ठीक है। नेपच्यून के पास में 14 है, बाकी यूरेनस के हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, ठीक है।
किसके पास में नहीं है? एक तो मरकरी के पास में नहीं है, ठीक है, मरकरी के पास में नहीं है और वीनस के पास में नहीं है। इनके जो सूरज के सबसे पास में है, सूरज ने खा लिए इनके चांद, ठीक है इनके पास में नहीं है। और पहला पृथ्वी के पास में एक, फिर 2, फिर सीधे 92, ठीक है, फिर 83। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा रिसेंटली अभी मिशन जो है वो सूरज के लिए, उसका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सही आंसर देता है, काफी डिटेल में मैंने कवर किया था। और बाकी मार्स के बारे में कौन कौन से मिशन है ये तो आप लोगों को पता ही है। हमारा बेसिकली मंगल ग्रह के लिए मिशन के बारे में, ठीक है, जिसका बेसिकली मूवी बनी हुई है, उसके ऊपर मोम बोलते हैं जिसको हम, ये तो आप लोगों को पता है। यूएई पहला एक कंट्री बना है यहाँ पर, मुस्लिम कंट्री, जिसने अभी रिसेंटली मिशन भेजा था मार्स के लिए। होप मिशन है, उसका नाम कम से कम आप लोग याद रखिएगा, मैच करने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो टॉपिक है आज की डेट में वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर में, यानी कि वर्ल्ड अफेयर में अगर आप लोग जाएंगे आज के डेट में तो सबसे ज़्यादा यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। इस टॉपिक के बारे में मैं आज आप लोगों को इतना कुछ बताने वाला हूं कि आज के बाद में इस टॉपिक से आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, यानी कि इस टॉपिक का आज हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है अब यहाँ पर बेसिकली समाप्त हो चुका है। पर लेकिन इसके ऊपर तूतू मैमे चलती रहेगी, तो वो आप लोग समझ भी पाएंगे कि कौन तूतू और कौन मैमे कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्योंकि जब आप लोगों को बेस पता होगा तो आप लोग इस सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया, और भी तमाम न्यूज़पेपर जो दुनिया में हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कवर किए हुए बैठे हैं। आज हमारा टर्न है, हम इसको कवर करते हैं शानदार तरीके से। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल इवेंट है वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर यह है कि रिसेंटली अभी चाइना का एक गुब्बारा घूमता घूमता यूएसए के ऊपर आ पहुंचा और यूएसए को आया गुस्सा। पहले तो यूएसए रुका रहा, पर फिर यूएसए ने उसके ऊपर मिसाइल दाग दी और वो गुब्बारा जो है वो फटकर आकर जो है ओशन के अंदर में आ गिरा। जैसे ही वो गुब्बारा ओशन के अंदर में आकर गिरा, चाइना ने बोला कि यार ये गलत बात है, क्योंकि हमारा गुब्बारा जो था वो सिविलियन पर्पज के लिए था। सिविलियन पर्पज का मतलब क्या होता है? जैसे इन्वायरमेंट के बारे में चीज़ों को ज्ञान एक तरीके से खोजना, वो किसी मिलिट्री पर्पज के लिए नहीं था। पर लेकिन यूएसए ने उसको मारकर गिराया। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि इंसान, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई चोर है वो किसी के घर में चोरी करने जा रहा है, तो जब उसके घर में कोई चोरी करने आए वो सतर्क हो जाता है कि मैंने भी चोरी की है, ठीक है, झूठ बोल बोलकर सामने वाला चोरी करने आ रहा है, तो इसका मतलब सामने वाला समझ रहा है कि भाई साहब ये क्या क्या हरकतें कर सकता है। यानी कि जो ये गुब्बारों वाला खेल अभी आप लोगों को यहाँ पर चाइना का देखने को मिला, ये कोई नया गेम नहीं है, ये बहुत पुराना गेम है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये गेम खेला गया, कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए के द्वारा दबाकर ये गेम खेला गया। सोवियत यूनियन और चाइना के ऊपर दुनिया भर के यूएसए ने इस तरीके के जो है बैलून जो है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए भेजे। पर लेकिन आज की डेट में ये जो बैलून है ये अगर यूएसए के ऊपर आ रहा है तो उसको जो है हड़बड़ाहट हो जा रही है, उसके दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जा रही है और इसके चलते उसने उसको मार गिराया। जैसे ही यूएसए ने यहाँ पर इसको मार गिराया तो यहाँ पर कई सारे कयास कसे जाने लगे। पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है इस पर्टिकुलर मिशन में फेल भी हो गया और पास भी हो गया। फेल पास वाली बात हो गई। वो कैसे हो गई वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा ढंग से। आप लोग ये समझो कि अभी जैसे ही यूएसए ने इस पर्टिकुलर बैलून को मारकर गिराया तो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई कि यूएसए ने ये गलत किया। ये वही चाइना है जिसने जब ये बैलून भेजा उस टाइम पर ये एक्सेप्ट ही नहीं किया जब तक ये दिख न गया हो। बिल्कुल कोरोना वाली कंडीशन रही कि जब तक यहाँ पर कोरोना जो है वो दुनिया में फैल ना गया तब तक चाइना ने माना ही नहीं कि हाँ भाई साहब हमारे यहीं से निकल के आए ये। तो सिचुएशन कुछ ऐसी देखने को मिली। तो यूएसए ने जैसे इसको मार के गिराया, चाइना ने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी। कैसी पॉलिटिक्स? अब ये पॉइंट बहुत समझने वाला है। चाइना ने ये बोला कि तुम्हारा ये जो बैलून मारने का जो तरीका था ये बिल्कुल गलत था। क्यों? क्योंकि ये एक सिविलियन पर्पज के लिए था, तुमने इसको मार दिया। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि तुम्हारे भी तो दुनिया भर के जहाज जो हैं वो हमारे स्पेस में आते हैं, हमारे वाटर एरिया में आते हैं। तो कल को चलकर अगर हम लोग कुछ ऐसा करने लगे तो अब तुम बोलने लायक नहीं रहोगे कि हम ऐसा क्यों ना करें। क्यों? क्योंकि तुमने भी हमारा एक सिविलियन पर्पज का जो बैलून है उसको मारकर गिराया। ये आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर यूएसए इसको छोड़ देता तो चाइना का वर्चस्व आता कि चाइना का गुब्बारा यूएसए के ऊपर से घूम के चला गया और यूएसए ने उसको टच भी नहीं किया। छूना तो दूर की बात है, मतलब मारना तो दूर की बात है, उसको टच भी नहीं किया। एक ऐसा देश जो कि दुनिया में पुलिसिंग का काम करता है, सब जगह अपने आप को बताता है कि मैं ही पुलिस हूं, जहां भी कुछ गड़बड़ होगी एफआईआर मेरे ही आकर दर्ज कराना,
उस देश के ऊपर एक देश का गुब्बारा नाच के चला गया, डांस करके, भंगड़ा करके, और उसने कुछ नहीं किया उसका, और वो भी वो वाला गुब्बारा जिसके अंदर में कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, जैसे कि उसके अंदर में सोलर पैनल लगे हुए थे, उसके अंदर में हाई प्रोफाइल कैमरा, रेडार सेंसर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर गुब्बारे के अंदर लगी हुई थी। उस गुब्बारे का जो साइज था वो लगभग 3 बस के बराबर था, जैसे स्कूल की बसेस होती है ना, लगभग उसके 3 बसेस के बराबर था। देखने में छोटा इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर था, जितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ते हैं ना, उससे भी लगभग वो काफी ऊंचा था। तो इसके चलते उसका साइज काफी छोटा नजर आ रहा था। आप लोग बोलोगे कि आखिर गुब्बारा ही क्यों यूज किया गया? यहां पर गुब्बारा इसलिए यूज किया गया क्योंकि इससे और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, वरना आज के दौर में सैटेलाइट वगैरह और रडार वगैरह जो है वो काफी शानदार तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है, पर लेकिन ये जो गुब्बारा है ये और ज्यादा एक्यूरेटली उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। इनके सर्विलांस का जो काम है ये ज्यादा बेटर तरीके से कर सकता है। वरना जब से यहां पर आज की डेट में जैसे कम्युनिकेशन, आज की डेट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले सिस्टम ये आने स्टार्ट हुए, तब से लेकर कहीं ना कहीं इन गुब्बारों का इस्तेमाल कम हो चुका है, वरना पहले बहुत फ्रीक्वेंटली इनको यूज किया जाता था, पर आज की डेट में कम हो चुके हैं। तो चाइना को ये मौका मिल गया ये बोलने का कि तुमने हमारा गुब्बारा मारा है। अब कल को चलकर ताइवान के अंदर में कोई इशू होता है और यहां पर यूएसए का कोई भी एक तरीके से जहाज वगैरह कोई भी आता है और चाइना के एयर स्पेस में अगर वो एंट्री करता है, तो चाइना उसको मारकर 1 मिनट में साइड में फेंकेगा और बोलेगा तुमने भी हमारे साथ में कुछ ऐसा ही किया था। यानी कि अगर ना मारता तो यूएसए की बेइज्जती कि पुलिस बना फिर रहा है और एक उसको हवाई एक गुब्बारे को नहीं रोक पाया, और मार दिया तो चाइना को मौका मिल गया कि आगे से अब हमारे एरिया में आकर दिखाना, हम भी दिखाते हैं तुमको कि किस तरीके से हम लोग अपने एयर स्पेस में अगर कोई आता है तो बेसिकली उसको मारकर भगाएंगे। तो यानी कि चाइना के हाथ में दोनों तरीके से लड्डू आप लोगों को यहां पर देखने को मिल गए, ऐसा भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। दूसरी साइड में बोलूं तो यहां पर आने वाले टाइम में चाइना और जो यूएसए के जो रिलेशन है इंटरनेशनल स्पेस में और ज्यादा खतरनाक लेवल एक तरीके से पकड़ते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा यहां पर कंट्रोवर्सीज दोनों के आसपास में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, और ज्यादा एक दूसरे के साथ में सींग जो है वो अड़ाते हुए यहां पर ये नजर आएंगे। और ये किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसे जैसे ताइवान का मुद्दा बढ़ता है वैसे वैसे यहां पर ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती हुई नजर आती है, क्योंकि ताइवान एक ऐसा इशू बन गया चाइना के लिए जैसा हमारे लिए जम्मू एंड कश्मीर, सेम ऐसा ही इशू था यूक्रेन, जो बेसिकली किसके लिए, रशिया के लिए। चाइना जो है वो चाह रहा है कि हमारा ही तो एरिया है, अपने अंदर मिला लेते हैं। हम भी बोलते हैं ना बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में जो बेसिकली पाक ऑक्युपाइड एरिया है, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर बोल दिया मैंने गलती से, पाक ऑक्युपाइड एरिया है बेसिकली, ठीक है। तो पाक ऑक्युपाइड एरिया जो है वो हमारा एरिया है, तो हम लोग आज की डेट में उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा एक अपना जो एक आधिपत्य बेसिकली आसानी से उसको ले सकते हैं पाकिस्तान के कंट्रोल से, अगर कल को चलकर ये मुद्दे और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल की चीजें देखने को मिल सकती है। अब यहां पर यूएसए ने इसको मारने का अधिकार कहां से मिला? आप लोगों का एयर स्पेस में अगर कोई भी ऐसा अनवांटेड प्रोडक्ट आता है, आप लोगों को लगता है आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप लोग उसको मार गिरा सकते हैं। यह काम किया यूएसए ने, जो कि दुनिया का एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल देश है। ये अधिकार तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पाकिस्तान को भी मिला हुआ है, जहां पर रोटियां 2 टाइम पे नहीं मिल पा रही है, वहां पर यह अधिकार इंटरनेशनल लेवल पर मिला हुआ है। मतलब क्या हो गया? मतलब यहां पर ये हो गया कि ये एक ऐसा अधिकार है जो कि हर एक उस देश को मिलता है जो भी यहां पर एक तरीके से इस धरती पर कोई देश, एक देश होने का दर्जा उसको मिल चुका है, कि उसके स्पेस में अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसको वो रोक सकता है, क्योंकि पता चला कई लोगों को हवाई जहाज आया उसके ऊपर बॉम्ब गिरा कर चला गया, ठीक है। तो इसलिए कई बार पाकिस्तान क्या करता है, हमारे सिविलियन जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी उड़ने के लिए अपने ऊपर से इजाजत नहीं देता, हमको भी वो इधर उधर से उड़ाकर ले जाने पड़ते हैं अगर कहीं भी दुनिया में हम लोगों को इधर जाना पड़ता है। ये सिचुएशन आप लोग यहां पर इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर पावर मिलती कहां से है? इसके लिए पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कानून आप लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन ऑन रेगुलेशन एरियल नेविगेशन। तो ये पर्टिकुलर कन्वेंशन जो था वो 1919 का देखने को मिला था। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम लेकर आया गया था, इसका मतलब ये था कि हर एक देश की सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, मतलब हमारा जो भी एयर स्पेस है, इनके हमारे जो फिजिकल बाउंड्री है उसके ऊपर बिल्कुल इतना जो एरिया है स्पेस में, उसके ऊपर से अगर कोई भी हवाई जहाज या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट उड़ाकर लेकर जाएगा जो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो हम लोग उसको मार गिरा सकते हैं। इसका अधिकार हमारे पास में है। पर लेकिन ये बात एयर स्पेस की जा रही है, आउटर स्पेस की नहीं की जा रही है, ठीक है। तो आउटर स्पेस जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उस एंट्री फ्री है, वहां पर कोई कुछ नहीं करेगा,
ये ओनली एयर स्पेस जो कि हमारे ऊपर है उसके बारे में यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, और इसको रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी कानून है, तो उस रेगुलेशन के तहत यूएसए ने जो है वो अपना काम यहाँ पर निकाल लिया। तो याद रखिएगा, पेरिस कन्वेंशन ऑन रेगुलेशन ऑफ एरियल नेविगेशन 1919 का ये एक ऐसा ही कुछ एक कन्वेंशन भी है यहाँ पर 1944 का यहाँ पर, ये जिसको आप लोग शिकागो कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शिकागो कन्वेंशन जो है यहाँ पर ये भी कुछ ऐसा ही है, एक तरीके से कहीं ना कहीं एग्री होता है परमिट करने के लिए एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर है किसी दूसरी कंट्री के अंदर में, किसी दूसरे स्टेट के अंदर में, और कमर्शियल अगर कोई पर्पज के लिए यहाँ पर आता है तो उस फ्लाइट को यहाँ पर बिना एक तरीके से ना पहले से ही परमिशन दे दी कि हाँ तुम आ सकते हो। पर लेकिन इसमें आप लोगों को दो जोन देखने को मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो बोलते हैं प्रोहिबिटेड जोन और एक बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड जोन। तो प्रोहिबिटेड जोन जो होता है वो एयर स्पेस के ऊपर में यहां पर फ्लाइट को आने से रोकता है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। मान लीजिए वहां पर उनके कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर ना मिलिट्री की चीजें हैं, वो सब चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं। पर रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि यहां पर तो प्रोहिबिटेड किया गया कि आ नहीं सकते, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। यहां पर तो बिल्कुल आप लोग बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड वाले एरिया में कि ऑल एयरक्राफ्ट जो कि यहां पर किसी भी हिसाब से हो यहां पर नोट सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि उनको रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आने ही नहीं दिया जाएगा। कहीं न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया ऐसे हो जाते हैं कि यहां पर तो बिल्कुल आने ही नहीं दिया जाएगा किसी को। तो आप लोग बोल सकते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी यहां पर कंट्रोल खत्म कर दिया जाता है। तो ये समझ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहां पर बताया जो ये पर्टिकुलर एरिया है जो एयर नेविगेशन वाला एरिया है उसको तो बेसिकली यहां से अलाउ किया जाता है। पर लेकिन एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी, और ये ट्रीटी जो थी ये 1967 की थी। जो आउटर स्पेस है वहां पर जाकर अगर कोई कुछ करता है तो उसको अलाउ किया जाएगा, ये बेसिकली एयर स्पेस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग यहां से समझ सकते हैं, जिससे कि कल को अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे आप लोगों को पता है कि यहां पर बैलून आया और वो ऐसी हरकतें करके जा सकता है। क्या कोई दूसरी भी टेक्निक है सर्विलांस करने की कि बैलून भेज दिया? उसके अलावा कई बार ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यहां पर इस्तेमाल की जाती है इंसानों को भेजकर। आप लोगों ने अजीत डोभाल जी के बारे में सुना होगा कि बोला जाता है कि काफी लंबे समय तक वो पाकिस्तान के अंदर में रहे, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कई तरीके के रिक्रूटमेंट किए जाते हैं इस तरीके के, कई तरीके की एम्बेसी में मिलिट्री पर्सनल एक तरीके से भेज जाते हैं, और भी कई सारी चीजें रहती हैं। इसी के साथ में सैटेलाइट इमेजिंग ये भी अच्छा तरीका है, पर लेकिन ये उतना क्लियर नहीं कर पाता है चीजों को जितना बैलून ज्यादा क्लियर पास में जाकर काम कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, ड्रोन, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और साइबर स्पाइनेज, तो ये कई तरीके के सिस्टम है जो कि साइबर अटैक वगैरह करके दूसरे की इंफॉर्मेशन चुरा लेना, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी तो आप लोगों को पता है, सामने वाले के सर पे जाकर अपना ड्रोन घुमा देना, ठीक है, वो सब चीजें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आप लोग क्या बोल सकते हैं, किसी की फोन कॉल्स जो हैं उनको ट्रैप कर लेना, ठीक है। एक तरीके से जैसे अभी जो इजराइल का पर्टिकुलर जो पेगासस जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर था वो यहां पर आप लोग इसका बातें बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेगासस जो था वो एक तरीका सिस्टम था जिसमें आप लोग सामने वाले के फोन में भेजकर सब कुछ अपने कंट्रोल में यहां पर ले सकते हैं। तो ये इस तरीके के सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पर लेकिन जो सबसे सटीक तरीके से काम कर सकता है पास में जाकर, तो वो यहां पर ये लगा इसका इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये स्पाई बैलून भी इनको बोला गया, जैसा मैंने बोला कोल्ड वॉर के टाइम पर इनका काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे सोलर पैनल ऑलरेडी लगे हुए हैं, इसके अंदर में कैमरा लगे रहते हैं, सेंसर, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये आसानी से वहां से चीजों को एक तरीके से पिक्चर लेकर और आसानी से तुम्हारे पास में पिक्चर्स भेज सकती है, कम्युनिकेट किया जा सकता है इसके सिस्टम के थ्रू जो भी इसके अंदर में लगा हुआ है। तो हाई एक तरीके से टेक्निकल आप लोग इसको बैलून बोल सकते हो। इसके अंदर में अगर पूछे कि गैस कौन सी भरी रहती है, अगर गैस भी पूछा जाए तो याद रखिएगा हीलियम एक तरीके से इसके अंदर गैस आप लोगों को देखने को मिलती है। हीलियम गैस नहीं, बचपन में आप लोगों ने देखा गुब्बारे उड़ते थे वे, तो वो इस तरीके से पैटर्न आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि काफी हल्की होती है हीलियम गैस। तो ये आप लोगों को पता है हीलियम गैस का जो बेसिकली एटॉमिक नंबर पता है क्या होता है? बताइए, चलिए देखता हूँ कौन बताता है। याद आ रहा है कुछ है पीरियोडिक टेबल? तो वहीं पूछ रहा हूँ, बस बता दो, देखता हूँ कौन कौन बताता है। चलिए, ये पर्टिकुलर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कल को कुछ पूछे आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर ही पूछे जा सकते हैं फैक्ट जो लगे हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में। और बाकी ये कुछ जो चीजें मैंने बताई ये आप लोगों को पता ही है, आंसर राइटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। सारी चीजें जो मैंने बताई है कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। इसी के साथ में अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखता हूँ कौन सही आंसर देता है।
बात की जा रही है सर्विलांस बैलून के बारे में। ये बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से काफी सस्ता एक अच्छा तरीका है ताकि यहाँ पर एक बैलून का इस्तेमाल कर हम लोग यहाँ पर ये अच्छे से चीजों को हम लोग एक अपने पर्पज साध सकते हैं, ठीक है, जैसे अमेरिकन सिविल वॉर में भी इस्तेमाल किए गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए यहाँ तो इसका बेसिकली डायरेक्ट आप लोग इसका बेसिकली डिक्लाइन देखने को मिला भी जब से ड्रोन आ गए और सैटेलाइट आ गए। क्यों? क्योंकि इनको लोग पहचान लेते थे, पकड़ लेते थे, और उनको पकड़ना मुश्किल है थोड़ा सा सैटेलाइट से कौन क्या क्या कर रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोग को बतानी है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है आप लोग के हिसाब से बताइए। यहां पर आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट है और पूछा गया यहां पर इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के बाद में आंसर देना, ये काफी अच्छी कला है, पर लेकिन थोड़ा सा सतर्क आप लोगों को रहना पड़ेगा, वरना कला जो है वो बेकार हो जाएगी, चित्रकला बन जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आप लोगों के सामने। कल को अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जाए आप लोगों से एग्जाम में, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गए। ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है ताकि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करो और ये भी पता रहे आसपास में क्या चल रहा है। बात की जा रही है स्पेस जो है अबव द पर्टिकुलर नेशनल टेरिटरी, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री का है। ये एक तरीके से इसमें इंक्लूड करता है आउटर स्पेस भी। एयर सोवरेनिटी जो है वो स्टैब्लिश की गई है पेरिस कन्वेंशन ऑन द रेगुलेशन ऑफ एरियल नेविगेशन 1919। अगर बात करें यहां पर रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है एयर स्पेस को, इन दिस स्पेस एंट्रीज टिपिकली मतलब रोका जाता है उनको, फॉरबिडन फॉर द ऑल जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं, एंड नॉट सब्जेक्टेड टू क्लियरेंस फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी। तो सही आंसर क्या है ये बताना है। ए में बोला गया है 1 and 2, बी में बोला गया है 2 and 3, सी में बोला गया है 1 and 3, एंड डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? ए, बी, सी, एफ, डी आप लोगों को बताना है। आप लोगों को भी मैंने बताया यहां पर कि ये आउटर जो स्पेस है उसको इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। तो ये बताया मैंने अभी यहां पर डिटेल में आप लोगों को, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इससे मिलता जुलता टॉपिक आप लोग देखते हैं यूपीएससी के द्वारा यहां पर 2014 में क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो लॉ है वो प्रोवाइड करता है ऑल द कंट्री कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस अबव देयर टेरिटरी, यानी कि उसके क्षेत्र के ऊपर जो भी यहां पर एरिया है उसमें उसको संप्रभुता प्रदान की जाती है इसके द्वारा, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एयर स्पेस, ठीक है। और बोला जा रहा है कि व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ दीज लॉ ऑन द स्पेस अबव दिस एयर स्पेस। इसी के साथ में डिस्कस करना है चैलेंजेस। अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश के ऊपर भी कई बार पाकिस्तान प्रतिबंध लगाते हैं कि हमारे ऊपर से नहीं उड़ाओगे जहाज, ठीक है, तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो क्या क्या यहां पर एक तरीके से आप लोगों को बताना है, सजेशन क्या है इसके बारे में, क्या क्या थ्रेट है। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई सारे एंगल यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यानी कि इस टॉपिक से ऑलरेडी 2 तरीके से आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आगे प्रीलिम्स से पूछ ले जाए तो कोई बड़ी बात यहां पर नहीं होगी, क्योंकि इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया था अभी रिसेंटली, ठीक है। तो इसको कहते हैं टॉपिक को ढंग से तैयार करना। कंफ्यूजन हो तो बताना, नहीं तो एंजॉय करो। अब कोई पूछेगा तो बता देना भाई साहब एसएलवी फैमिली के मेंबर हैं हम लोग, ठीक है। दोस्तों अभी एक स्टडी की गई रिसेंटली जाधवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज की डेट में पोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक नए टाइप का पोल्यूशन अभी यहां पर नजर आया, कहां पर? कोलकाता के अंदर में। तो ये जाधवपुर यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये कोलकाता के अंदर में है। तो इसके द्वारा स्टडी की गई, तो वो स्टडी में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 के अंदर में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी बात सामने निकल कर आ रही है कि मैग्नेटाइट्स प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन अभी देखने को मिला कहां पर? कोलकाता की सड़कों पर। यानी कि कोलकाता के अंदर में जो डस्ट यानी कि जो धूल उड़ती है रोड साइड यानी कि सड़कों के बराबर में, वहां पर मैग्नेटाइट पोल्यूशन यहां पर देखने को मिला। आप लोगों ने एयर पोल्यूशन चुना है, वाटर पोल्यूशन चुना है, मतलब एक तरीके से ना जो आप लोगों ने सारे पोल्यूशन सुन रखे हैं, ध्वनि पोल्यूशन भी आप लोगों ने सुना है, पर लेकिन ये जो नया पोल्यूशन है इसको बोला गया है मैग्नेटाइट पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये है क्या, इसके बारे में तभी आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो मैग्नेटाइट है यहाँ पर, इसको बेसिकली मैग्नेटिक पोल्यूशन भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो पाया जा रहा है वह है Fe3O4, तो इसको यहाँ पर मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो ये एक तरीका मिनरल है, ये खासकर जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी माइनिंग्स होती हैं, यानी कि एक तरीके से ना जहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उद्योग होते हैं, बड़े बड़े खनन जो होते हैं, वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, यानी कि जहां पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, वहां पर आप लोग को नजर आएगा ये मैग्नेटाइट। ये एक ऑक्साइड है आयरन का,
जो आयरन है बेसिकली उसका ऑक्साइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मोस्ट मैग्नेटिक जो भी यहाँ पर होते हैं ये नेचुरली एक मिनरल है जो कि अर्थ के अंदर से निकलता है, ठीक है। तो एक तरीका नेचुरल मैग्नेट भी यहाँ पर इसको आप लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर में 72% आप लोगों को मेटेलिक आयरन देखने को मिलेगा। आप लोगों ने सुना कि जो चुंबक है वो भी लोहे की बनी होती है, कई बार सुना होगा। कहाँ कहाँ पर ये चीजें पाई जाती हैं? तो कलकत्ता, इस मतलब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और केरला। मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर इन एरिया में ये पर्टिकुलर ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये जो स्टडी की गई है, कहीं ना कहीं किसी चीज की पोल्यूशन होता क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछे पोल्यूशन होता क्या है, तो किसी पर्टिकुलर अनवांटेड तत्व का किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा बढ़ जाना, उसको आप लोग पोल्यूशन बोलते हो। नॉर्मल पानी जो है वो सही है, पर लेकिन उसके अंदर में पानी के अलावा दूसरी चीजों का बढ़ता जाना वो वहां पर पोल्यूशन फैला देगा। और पोल्यूशन इसीलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि वो चीज जो है अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचती है, यानी कि इतना ज्यादा डिग्रेड उसको कर देता है, इतना ज्यादा बर्बाद कर देता है कि नॉर्मल यूज के लिए भी यहां पर उसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर खतरनाक लेवल के इंपैक्ट देखने को मिलेंगे अगर किसी ने इस्तेमाल करने के बारे में भी सोची। तो इसीलिए जो इसके इंपैक्ट निकल कर आते हैं उनके बारे में काफी बड़ी बातें आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो अगर कोई आप लोगों से बोले यहाँ पर कि इसका इंपैक्ट जो है आप लोग समझ सकते हैं इकोलॉजिकल इंपैक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट पर जो इंपैक्ट पड़ेगा उसकी वजह से, मान लीजिए कोई बर्ड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, या एनिमल्स हैं उस एरिया में रहते हैं उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें सोयल और वाटर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। कल को चलकर ये पानी और जो बेसिकली मिट्टी है उसको भी कॉन्टेमिनेट कर सकता है, तो ये भी एक कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट यहां पर डालेगा, तो इसकी वजह से सांस की बीमारी एक तरीके से बहुत ज्यादा तरीके से देखने को मिल सकती है। और खासकर जो बच्चे हैं और जो बीमार बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट यहां पर इसका झेल सकती हैं, एक तरीके से दिक्कतें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जब कोई ऐसा पोल्यूशन निकल कर आता है तो यहां पर ये कई बार आप लोगों को नजर आएगा जिससे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, उसको बर्बाद कर देता है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, अगर वो यहां पर इस तरीके का पोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलेगा वो ढंग से काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग ये समझ सकते हैं क्योंकि सबके अंदर में कोई ना कोई आप लोगों को चुंबक देखने को मिलती है, तो इस तरीके से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि जो स्टील है उसके ऊपर एक तरीके का जो, अगर ये कोई ऐसा पोल्यूशन होता है इसको मैग्नेटिक पोल्यूशन ये बोला जा रहा है, ये स्टील का जो सिस्टम है उसको बर्बाद करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। तो स्टील से बनाया गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको भी ये बर्बाद करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। यानी कि ये हर तरीके से इतना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा कि लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है। तो ये जो इंपैक्ट है ये आप लोग समझ सकते हैं, जब अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो कितना खतरनाक ये साबित यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो इसको रोकने के ऊपर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। तो अगर आप लोगों को बात करें कि पोल्यूशन की कैटेगरी में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो एक मैग्नेटिक पोल्यूशन भी और उसके इंपैक्ट भी अब आप लोगों के सामने हैं, जिनको आप लोग लिख सकते हैं। और कहां कहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है उसके बारे में भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन राज्यों से अगर आप लोग आते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, केरला, तो यहाँ के तो स्टेट पीसीएस के लिए भी आप लोग के लिए स्पेशल क्वेश्चन बन जाएगा कि मैग्नेटिक पोल्यूशन के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई। ये इस तरह की चीजें हैं कि यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर बात करूं आप लोगों से तो ऐसे टॉपिक है 2016 में आप लोग यहां पर देख सकते हैं यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो जब यहां पर बात करते हैं कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो क्या क्या कैलकुलेट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज यहां पर ये काउंट करके चलता है, तो ये आप लोगों को यहां पर मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ाया था तो उसमें कई बार चीजें बताई है, आंसर यहां पर भी है, पर आप लोग समझ सकते हैं इसके अंदर में पार्टिकुलेट मैटर 2 पॉइंट यहां पर ये 5 बेसिकली NO2, SO2, CO। तो CO2 यहां पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को यहां पर नहीं देखने को मिलेगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। ना ही इसके अंदर में आप लोगों को बेसिकली मेथेन नजर आएगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को कहीं मेथेन भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इस तरीके के, और इसके ऊपर यहां पर इनके द्वारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है कि 0 से लेके 5 तक है तो गुड क्वालिटी है, 551 से लेके 100 तक, 0 से लेके 50 तक है तो गुड क्वालिटी है, इससे ऊपर 51 से लेके 100 तक है तो ठीक ठाक है, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो मॉडरेट है, फिर तो गरीब हो गया, फिर वेरी गरीब हो गया, और फिर तो खतरनाक हो गया, ठीक है। पुअर मतलब खतरनाक क्वालिटी आप लोग बोल सकते हैं। तो यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया।
अब यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, बोल देंगे कि मैग्नेटिक पोल्यूशन जो है उस बात की जा रही है इसके बारे में कि मैग्नेटिक पोल्यूशन जो है वो रेफर करता है प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटाइट, जिसको FeO4 बोलते हैं, इन द इन्वायरमेंट। और ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि माइनिंग, स्टील या फिर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। ठीक है, मैग्नेटाइट जो है यहां पर ये एक आयरन ऑक्साइड है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो मैग्नेटिक है ऑल द नेचुरल ये फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो नेचुरल मैग्नेट भी इसको बोल सकते हैं। मैग्नेटाइट जो है वो 90% मेटेलिक आयरन अपने अंदर रखता है। ऐसी स्टेटमेंट तो डायरेक्ट आप लोगों से बेसिकली जनरल साइंस वाला जो टॉपिक होता है ना, उसके अंदर भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबो? ए बी सी या फिर डी में सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है, वो है बी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट जो है यहां पर आप लोगों को, एक सेकेंड, ये 90% थोड़ा ना बोला था मैंने, अभी कितना बताया था यहां पर, 72% यहां पर बोला था। ठीक है, तो 72% यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, इसका थर्ड गलत हो गया। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, बाकी मैं इसको करेक्ट कर दूंगा जब PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना है, तो ये यहां पर गलत स्टेटमेंट दे दी है बेसिकली, लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 72%। ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नेटाइट कंटेन करता है 72, ये बेसिकली आयरन। तो क्या हो गया आंसर यहां पर ए हो गया। क्यों? क्योंकि करेक्ट पूछा गया है, और इनकरेक्ट कौन सा है, ये तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, बाकी कैसे क्वेश्चन पूछा गया आंसर राइटिंग में, तो एयर क्वालिटी के बारे में पूछा गया है कि डिस्क्राइब करना है ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन, इसके बारे में, जो कि WHO के द्वारा रिलीज की गई थी, और कैसे डिफरेंट है यहां पर, जो कि पुराना था 2005 का अपडेट। और नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम के बारे में बात की गई, जो हमारे देश में ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं, कि कैसे एयर की क्वालिटी को हम लोग को इंप्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट ना हो तो इस तरीके से चीजों को तैयार करो। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, और बाकी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं पोल्यूशन से रिलेटेड वो बता दिया। यहाँ से अगर पूछ लेंगे क्या क्या कैटेगरी है, तो ये भी आप लोगों से बन सकता है। तो बेसिक चीजें ढंग से तैयार करो, और टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि वहां से कोई भी क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन न हो। देखो यार, करना आपको ही पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई आप लोग की जगह आकर पढ़ लेगा, और तो इससे हुआ नहीं है, और कोई सोच रहा है कि एक दिन में ही सब कुछ कवर कर लें, तो वो बेसिकली उसका भी कुछ होने वाला है नहीं है। तो आराम आराम से एक पैटर्न में अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर चलते रहो, लाइफ जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे चीज़ें आगे चलती रहेंगी वैसे वैसे आप लोगों को चीज़ें आसान लगने लगेंगी। स्टार्टिंग में हर एक चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स लगती है, स्टार्टिंग में हर एक चीज़ जो है वो ऐसी लगती है टफ कि पता नहीं क्या होगा, पर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं फिर आसान होती चली जाती हैं। तो यही चीज़ें सीखते सीखते आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो बताना, दूर करेंगे। दोस्तों, एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि गलत फहमी किसी को कहीं भी किसी भी समय हो सकती है। तो वहाँ पर फहमी है और यहाँ पर फेम है। ठीक है, तो उसके साथ आप लोग याद कर सकते हैं फेम स्कीम के बारे में। हालांकि कोई कनेक्शन नहीं था, पर फिर भी याद करने के लिए रख लेना। बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, जिसको बोलते हैं फेम, यानी कि फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारे देश के अंदर में आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी चाल चलन है, और उसको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई भी काम अगर आप लोग आनन फानन में और बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में अगर आप लोग करते हैं, तो अक्सर उसमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसीलिए कई जगह से ऐसी न्यूज़ निकल कर आई कि स्कूटर वगैरह जो है, स्कूटी वगैरह जो है, उनमें आग लग गई, कई सारे ब्लास्ट हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि पहले प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेना चाहिए, उसके बाद में चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए। गलत तरीके से चीज़ों को फोर्स करना भी कई बार जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालकर जाता है, लॉन्ग टर्म में जो है वो आप लोगों को दिक्कत देगा। तो हमारे देश में कुछ ऐसा ही हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर लोगों को सब्सिडी दी गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, फोर्स किया गया लोगों को कई जगह पर यहाँ पर कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जंप करो। अभी आप लोगों ने देखा बजट के अंदर भी यहाँ पर स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई गई है कि 15 साल से पुराने जो व्हीकल हैं उनको बेसिकली क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में पैटर्न को लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन अगर ढंग से हम लोग चीज़ों को लेकर चलें तो रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है। ठीक है, सोचो अगर आप लोग यहाँ पर आसपास में कोई ऐसी स्कूटी है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसमें आग लग गई, तो आसपास के लोगों में कितनी ज़्यादा वो बात फैलेगी। फिर बोलेंगे भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल मत लेना, वो तो ऐसे फट जाता है। ठीक है, कईयों को तो अब तक ये दिक्कत रहती है कि बैटरी लगा रखी है, पता नहीं कहाँ रुक जाए। अब पेट्रोल डीजल तो भराकर आगे निकल जाते हैं, पर लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं कहाँ पे रुककर खड़ी हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह। अभी यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरला।
जहां पर काफ़ी लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बेचे गए शानदार तरीके से, और पॉजिटिव साइड में यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला। तो उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अभी गवर्नमेंट ने बजट के अंदर भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट यहाँ पर किया। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है, अगर आप लोग महाराष्ट्र से आते हैं तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महाराष्ट्र के द्वारा टॉप किया गया है फेम स्कीम के अंदर में, यानी कि जो यहाँ पर स्कीम थी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचने में सबसे टॉप पर आ गया है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को कर्नाटका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, टोटल मिलाकर ये 7 राज्य हैं जिनके नाम एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया। और आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, और तब से लेके अब तक का यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लालच दिए ताकि लोग जो है इसको खरीद सके। मतलब एक तरीके से छूट बोली जा सकती है, कहीं ना कहीं टैक्स में छूट दे दी, सपोर्ट प्रोवाइड करा दी, सब्सिडी दे दी कंपनी को। तो इसके चलते यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन लेकर आया गया था, ताकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, बैटरी से खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनको आगे लेकर आ जा सके। पहले तो हाइब्रिड के ऊपर ही फोकस किया गया। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं ऑनलाइन भी पढ़ाने लगूं और ऑफलाइन भी पढ़ाने लगूं, तो आप जहां भी मन करे उस तरीके से क्लास लेने लगे, तो ये हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा। ऐसे ही ऐसी गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रही हैं, और ऐसी गाड़ियां जो कि यहाँ पर बेसिकली डीजल और पेट्रोल से भी चल रही हैं, तो वो हाइब्रिड की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बोलूँ, आप लोगों को पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, या फिर आप लोगों को बोलो कि ऑफलाइन आइए पढ़ते हैं बैठकर, तो वहाँ पर ज़्यादा पसंद करेंगे? बताओ चलो सामने बैठकर पढ़ना पसंद करेंगे, या ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं चल रही है? फर्स्ट फेज जो था वो 4 साल तक चला, उसके बाद में फिर सेकंड फेज यहाँ पर लॉन्च किया गया, और अभी यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर हमारे देश के अंदर में बसेज वगैरह, व्हीलर वगैरह, ये काफ़ी लार्ज स्केल पर फोकस किया गया। और आज के डेट में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 3 व्हीलर टाइप में होते हैं, ई रिक्शा टाइप में, हर गली के, हर नुक्कड़ के, हर चौराहे पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देश के अंदर में आप लोग बोल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों से पूछा कई बार कि किस किसने बजट का जो बेसिकली एक जो स्पीच है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी की वो सुनी थी, उसमें एक पर्टिकुलर टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें यूनिटी मॉल्स के बारे में बात की गई थी। मैंने बजट के लेक्चर में ये कवर किया था। यूनिटी मॉल का मतलब क्या था? वहाँ पर भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पर भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट को एज ए एक्सपोर्ट हब। तो ये पूरा नाम क्या है? याद रखना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए ये पर्टिकुलर एक स्कीम लॉन्च की गई हमारे बजट के अंदर में, जिसको बोला गया यूनिटी मॉल। तो जैसे नहीं यूनिट जो एक तरीके से यूनिटी एक नहीं इस तरीके से मिलकर काम करना, और मॉल जो है बेसिकली जहाँ पर सामान बेचा जाता है। तो किन चीज़ों को ये यूनाइट कर रहे हैं? उस एरिया में कोई फेमस प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पर उस एरिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, उनको यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर लाया जाएगा और उनको बेचने की कोशिश की जाएगी, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग चीज़ों को सही तरीके से आगे लेकर चल सके। तो यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं आप लोगों से जो बातें करने वाला हूँ वो बातें करने वाला हूँ किसके बारे में? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप लोग एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर बोले कि ये सब्जेक्ट बड़ा शानदार है। कौन सा सब्जेक्ट है जो कि लगता है आप लोगों को फेवरेट सब्जेक्ट है? करंट अफेयर मत बोलना, ठीक है क्योंकि आजकल करंट अफेयर फेवरेट हो गए हैं करंट अफेयर पूछता हूँ जब भी कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तो कई सारे बच्चे बोलेंगे सर पॉलिटी और करंट अफेयर। क्यों? मैंने कहा कि आपने पढ़ा रखा है ऐसा नहीं है यार, दूसरे सब्जेक्ट भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम बस इन्हीं से क्लियर नहीं होगा। वैसे मुझे अब याद आता है जब मैं बोलता हूँ एग्जाम इन्हीं से क्लियर नहीं होगा, असिस्टेंट कमांडेंट में एक बच्चा था, करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा गया, पॉलिटी शानदार तरीके से कवर कर रखी थी, तो बंदे ने असिस्टेंट कमांडेंट निकाल दिया था यूपीएससी का, ठीक है, ओनली 2 सब्जेक्ट को लेकर। पर लेकिन 2 सब्जेक्ट का मतलब पता है क्या हो जाते हैं? जब ये वीडियो के बारे में बात करता हूँ तो ये वीडियो करंट अफेयर की नहीं होती है कंप्लीटली। मान लीजिए पॉलिटी आ गया, पॉलिटी पढ़ा दिया, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ गया, वो पढ़ा दिया आप लोगों को, कोई और कॉन्सेप्ट आ गया ज्योग्राफी का, वो पढ़ा दिया। तो ये एक ऐसी वीडियो होती है जिसके अंदर में आप लोगों का करंट के साथ में स्टैटिक भी चलता है। तो इसीलिए ये वीडियो जो होती है बड़ी एक अच्छी वीडियो आप लोगों की प्रोडक्टिव मानी जाती है। इसलिए बच्चे जो हैं कई बार बोलते हैं कि सर ये वीडियो फॉलो कर ही बहुत बड़ा एक तरीके से एरिया कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक भी कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। जिसको लगता है कि सर 1.5 घंटे में करंट अफेयर कवर करते हैं ऐसा होने लगे तो बस हो गया काम, ठीक है। करंट अफेयर रोज 1.5 घंटे कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों को कवर होता है साथ साथ में, और वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया करो और ये सोचा करो कि मॉर्निंग में अगर आप लोगों ने इसको 8 बजे तक निपटा लिया
तो कितना बड़ा पोर्शन आप लोगों का कवर हो गया, आप लोग मोटिवेट फील करोगे अंदर से, कंफर्टेबल, ठीक है। तो ऐसे समझा करो। अभी यहाँ पर जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है और इंडस्ट्री उसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया पंजाब के साथ में, और अवेयरनेस यहाँ पर बेसिकली बढ़ाई गई इस इनिशिएटिव के बारे में, ताकि ये एम है कि एक तरीके से जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर एरिया में उसको सपोर्ट किया जा सके, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है कंट्री के अंदर में जिसके अंदर में भी जो भी प्रोडक्ट फेमस है उसको आगे लेकर आया जा सके। आप लोग किस राज्य से आते हैं और उस राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इससे आप लोगों को पता रहेगा कि अच्छा हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम डिस्ट्रिक्ट के बारे में संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट लाने की बात की जा रही है। आइडिया जो है ब्रांड प्रमोशन किया जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर यहाँ पर कंट्री के अंदर में। फिर आप लोग सोचिए हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, तो पूरे देश के अंदर से कितने प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि पूरे देश के अंदर से इतने सारे डिस्ट्रिक्ट निकल के इतने सारे प्रोडक्ट निकल कर आएंगे। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो एक तरीके से हब बन जाएगी देश के अंदर में, एक्सपोर्ट का हब बन जाएगी जब इतने प्रोडक्ट यहाँ से निकल कर आएंगे। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर कोई भी आप लोगों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे अभी फिलहाल के टाइम पे पता है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं देश के अंदर में, बताओ जरा, मैं भी याद कर लूंगा, मेरा भी रिकॉल हो जाएगा। सेंसस के हिसाब से अगर बात करें ना, जैसे 2001 के सेंसस में लगभग 593 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। 2011 का जो सेंसस हुआ उस टाइम पर लगभग 640 डिस्ट्रिक्ट थे। कई सारे डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली अभी बनाए गए, तो अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए ये बताना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किया जा सके, इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट को जो है वो एक तरीके से यहाँ पर बढ़ाया जा सके, और यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं इनोवेशन भी होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो ये आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात यहाँ पर चल रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे यहाँ पर इन चीज़ों से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज़ें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि आप में से किस किस ने जो है बजट की स्पीच सुनी थी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा दी गई थी। अगर आप लोगों ने स्पीच ध्यान से सुनी हो तो बहुत बड़ा फोकस था कि कैसे देश के अंदर में टैक्स के अंदर में चीज़ों को रिफॉर्म लेकर आने हैं और कैसे टैक्स स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज करना है। तो टैक्स से रिलेटेड जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। ये एक ऐसा टैक्स है जो कि पिछले लंबे समय से कई बार न्यूज़ में आ चुका है, जिसको बोलते हैं एंजल टैक्स। बेसिकली होता क्या है, एक साइड में आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया पर लेकिन आप लोगों के पास में पैसा नहीं है। बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए पर लेकिन आप लोगों के पास में ओनली आइडिया है, पैसा नहीं है। कोई इंसान आया, एक तरीके से एंजल यानी कि कोई एंजल आई और वो आप लोगों को पैसे देकर चली गई कि लो भाई अपना जो है काम करो और अच्छे से एंजॉय करो, अपना जो भी स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है उसको सही डायरेक्शन में लेकर चलो। पता चला कि आप लोगों का बिजनेस जो है वो चल गया और अच्छे से दौड़ भी रहा है और आप लोगों को पैसा जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर से मिल गया जो उन्होंने आपको पैसा दिया। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, उन्होंने पैसा दिया फ्री में तो दिया नहीं, वो आप लोगों को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर पैसा देंगे कि हाँ हमको इतना रिटर्न जो है वो मिलता रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, जो पैसा आप लोगों को मिला है इसकी क्या गारंटी है कि ये पैसा जो है इनकी हराम की कमाई नहीं है, इन्होंने ये पैसा जो है सही तरीके से कमाया है और कमाने के बाद में आप लोगों को ला कर दिया है। ये पैसा ब्लैक मनी भी तो हो सकता है, ये पैसा गलत तरीके से कमाया गया पैसा भी तो हो सकता है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन में बैठे हुए जो एंजल इन्वेस्टर बनते हैं, हमारे देश के अंदर में पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको यहाँ पर अभी ढंग से चेक करने की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो पैसा यहाँ पर आ रहा है भारत के अंदर में वो किस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू आ रहा है। तो सरकार ने अभी यहाँ पर एंजल टैक्स के दायरे में लाने की बात की है कि कम से कम उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाए सिस्टमेटिक वे में और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। एंजल टैक्स जो है वैसे 2012 में हमारे देश के अंदर में इम्प्लीमेंट किया गया था और यहाँ पर ये जो टैक्स है स्टार्टअप के ऊपर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है ऑन द कैपिटल जो रेज की जाती है स्टार्टअप के द्वारा फ्रॉम फॉरेन, जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कई बार यहाँ पर ये रहता है कि वो अनअकाउंटेड मनी है, कहाँ से आ रही है कैसे जा रही है, बस ऐसे सिस्टम में आ गई और फिर एक तरीके से फेयर मार्केट के अंदर में आकर जाती है। और कई बार दिक्कत क्या होती है, जहाँ पर ये पैसा लगता है कई बार उस स्टार्टअप की इतनी औकात नहीं होती है जितना उसको पैसा देकर मार्केट में बढ़ा दिया जाता है। वो नहीं कहते कि एक तरीके से एक शूडो, एक सैडो, एक क्या बोलूंगा बस सब आप लोगों को बोलो, एक आभासी जंप उसके अंदर में निकल कर आता है। पर इन रियलिटी में वो जंप देखने को नहीं मिलता है, वो टेम्परेरी टाइप का बबल होता है और वो फूटते ही फिर वहीं पर ही आकर बढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि सिचुएशन को जो है थोड़ा सा सही किया जा सके। पर लेकिन स्टार्टअप के पास में पैसा भी नहीं है, तो एंजल टैक्स जो है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं
कि एक तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर उस मनी को काउंट भी किया जाएगा जब यहाँ पर कोई मनी आ रही है, और जो स्टार्टअप है उनको पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वो भी सही डायरेक्शन में और पैटर्न में चीज़ें देश के अंदर में चलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टैक्स जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो था विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स यानी कि हवा बढ़ी तो यानी कि बिजनेस बढ़ गया, और हवा के साथ में बिजनेस बढ़े तो फिर यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स लगाने की भी बात की जा रही थी। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऐसे प्रॉफिट बना के चला गया कि उसके लिए उसने कुछ मेहनत ही नहीं की है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की दवाइयाँ बेची गई कई सारी कंपनीज के द्वारा, दवाइयाँ बना बनाकर, तो उसकी वजह से उनको इतना प्रॉफिट हो गया जिसकी कुछ हद नहीं है। ठीक है, ब्लैक मार्केट में चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो जो प्रॉफिट पर टैक्स लगाया जाता है, हवा बही और उसकी वजह से उनका प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट जो कि वो उसके एक तरीके से मेहनत का पैसा नहीं था, वो एक सिचुएशन की वजह से कंडीशन ऐसी कुछ बन गई, तो इसके लिए यहाँ पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स लगाने का बेसिक पर्पज ये रहता है ताकि उस मनी को देश के हित में यूज की जा सके। तो ये आप लोगों को विंडफॉल टैक्स देखने को मिलेगा, जो कि एक ऐसे प्रॉफिट पर लगता है जो कि यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर मेहनत नहीं की गई है, बस सिचुएशन की वजह से वो प्रॉफिट ऐसा हो गया है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ों के नाम ही अपने आप में चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ ये इसके बारे में बात की जा रही है। जैसे ऐसा ही एक नाम है, इसको बोलते हैं XIM, मतलब इसको बोलते हैं EX का मतलब होता है एक्सपोर्ट और IM का मतलब होता है इम्पोर्ट। तो ऐसा बैंक जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर फोकस देता हो उसको एक्जिम बैंक बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, यानी कि 1982 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एम इसका ये रहता है कि फाइनेंसिंग जो भी है एक फैसिलिटेट प्रोवाइड कराना ताकि ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, यानी कि इसकी वजह से जो है जो ट्रेड न रुके, ट्रेड जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर की गई, और इकोनॉमी वाले सेक्शन के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो एक्जिम बैंक जो है वो उसकी एक सब्सिडरी यहाँ पर अभी प्रपोज की जा रही है देश के अंदर में, ताकि इसके चलते और ज़्यादा अच्छे लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अनाउंस किया गया कि इसकी एक सब्सिडरी एक्जिम बैंक की बनाई जाएगी, जो गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर में। तो यहाँ पर एक्जिम बैंक जो है वो बेसिकली हमारे देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सपोर्ट कराने वाला गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और ये रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि RBI के द्वारा। तो इसके चलते देश के अंदर में हम लोग और अच्छे से चीज़ों को फैसिलिटेट कर पाएंगे, तो यहाँ पर एक सिस्टम प्रोवाइड करा पाएंगे। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर अगर आप लोग बेसिकली स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अगर गुजरात के अंदर में, तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए रिसेंटली ना कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, ये है बेसिकली गिफ्ट सिटी के बारे में, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ के बारे में बात की जा रही है। तो इसको गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेंटर है ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब एक तरीके से गांधीनगर और अहमदाबाद के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, तो वहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली हैं। और खासकर गुजरात के अंदर में एक आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी कि बिजनेस फ्रेंडली एक स्टेट माना जाता है, और जब बात आती है तो टॉप स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पर बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ बातें हैं जो कि बेसिक है। अगर आप लोगों से कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है कि लोकेशन कहाँ पर है, तो साबरमती रिवर आप लोग याद रखते हैं, इसके आसपास देखने को मिलेगा। और सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ पर है, ताकि आसानी से कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बनाई जा सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, बाकी आप लोग जानती हैं, और गुजरात वासी तो जानते होंगे इसके बारे में हैं। बताओ आप लोग क्या क्या जानते हो इसके बारे में। ठीक है ये थी कुछ बातें। दोस्तों आप लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड कितनी होती है, क्या कभी आप लोगों ने चेक किया है? ये कई सारे आज के डेट में आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई जगह डाउनलोडिंग स्पीड नहीं आती है, और कई बार तो जैसे मैं कई बार विजिट करता हूँ इधर उधर, अपलोडिंग स्पीड नहीं आती है। मैंने कहा डाउनलोडिंग स्पीड ना आए चलेगा, अपलोडिंग स्पीड नहीं आए तो लेक्चर नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी एक अच्छी चीज़ है खासकर मेरे लिए तो यार, और आप लोगों के लिए भी, खासकर अगर बात करें, नहीं डाउनलोडिंग की बात चल रही है। ठीक है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देश के अंदर में बोला जा रहा है कि 2 MBPS की जो है वो मिनिमम डाउनलोडिंग स्पीड अभी देखने को मिलेगी। 2013 से लेके अब तक जो चीज़ चली हुई आ रही थी वो थी 512 kbps की,
अभी रिसेंटली इसको बढ़ाकर 2 Mbps कर दिया गया है कि डाउनलोडिंग स्पीड कम से कम इतनी देखने को मिलेगी, तो एक अच्छी खबर बोल सकते हैं। दूसरा, ये जो फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है ये ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर के ऊपर दिया जा रहा है, जो भी ब्रॉडबैंड यूज करते हैं देश के अंदर में लगभग 825 मिलियन के करीब ब्रॉडबैंड है, जिसमें से वायरलेस है 793 के करीब और बाकी के वायर वाले देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी स्पीड आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, यानी कि आने वाले टाइम में और भी 5G जैसे इंप्लीमेंट होगा तो चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, आसाम के अंदर से बहुत ही खतरनाक लेवल की न्यूज निकल कर आ रही है। खतरनाक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चाइल्ड लेबर को लेकर यहां पर काफी बड़े गिरोह जो हैं वो जो उनको पकड़ा गया है। तो यहां पर अभी रिसेंटली एक पॉलिटिक्स भी इसके लिए स्टार्ट हो गई है। 2000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है जहां पर चाइल्ड मैरिज के केसेस देखने को मिले। तो आसाम के अंदर में यहां पर अपोजिशन जो है वो यहां पर ये बोल रही है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीका पब्लिसिटी स्टंट देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट का, जो यहां पर इस तरीके से रेड मारी जा रही है जगह जगह पर। तो यहां पर क्या है मुद्दा, तो वो तो एक अलग बात है, पर इन रियलिटी चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसको अगर रोका जा रहा है तो एक अच्छा काम आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर पॉलिटिक्स एक तरीके से यहां पर चल रही है तो फिर यार वो गलत बात है। अभी यहां पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल था इसके ऊपर जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि चाइल्ड मैरिज होने से रोकना वो एक अच्छी बात है, पर लेकिन अगर चाइल्ड मैरिज हो जाए और उसके बाद में उसको ब्रेक करना, ये थोड़ी सी काफी एक अलग तरीके की चीज देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अभी कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में बातें भी छपी कि जब कोई लड़की की अगर एक चाइल्ड मैरिज हो चुकी है, ठीक है, आप लोग खुद सोचो, तो उस पर्टिकुलर गर्ल यानी कि लड़की के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उसको उस पर्टिकुलर शादी में से निकाला जा रहा है। तो बोला गया कि सारी लड़कियां जो भी यहां पर चाइल्ड मैरिज में थी और उनको उसमें से बाद में निकाल दिया गया, वो सारी डिस्ट्रेस में है। एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि उनके ऊपर कलंक लग गया कि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है सोसाइटी में, जिसको कलंक बोलते हैं। दूसरी बात यहां पर ये हो गया अब उनसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और कई बार कई सारी ऐसी भी थी जिनके ऑलरेडी बच्चे भी हो चुके थे। तो ये सिचुएशन जो है उनके लिए बड़ी खतरनाक क्रिएट हो जाती है। तो ये एक सोचने वाला मुद्दा है यहाँ पर। आप लोग क्या अगर पर्टिकुलर एरिया में हो तो आप लोग क्या बेसिकली इसके ऊपर एक नहीं, आप लोग क्या स्टेप उठाओगे? अपने एरिया में आप लोग डीएम हो या फिर एसपी हो, कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है तो कैसे उसको कंट्रोल करोगे? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप लोगों को पता रहे जब पोस्ट पर जाकर बैठो कि हाँ यार ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, एमवी गंगा विलास जो है वो यहाँ पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट अभी बिहार के अंदर में देखने को मिला। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये चीज़ें स्टार्ट की गई है। अभी एक चीज़ पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऐसे लोक लुभावन वाले अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है ताकि टूरिज्म बढ़ाया जा सके। टूरिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत सारा एक तरीके का रेवेन्यू जनरेट करके देता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस है काफ़ी लार्ज स्केल पर। ठीक है तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, जो कि आने वाले टाइम में एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालती हुई नजर आती है। देवघर मार्ट ये क्या है? अगर पूछा आप लोगों से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देकर, तो ये ऑनलाइन मार्केट है फॉर लोकल आर्टिसन, यानी कि जो भी हथकरघा से रिलेटेड अपना काम चलाते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन मार्केट स्टार्ट की गई है झारखंड के अंदर में। तो इससे क्या होगा, उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिल पाएगा। सोचो, मान लीजिए मुझे जो है मिट्टी का घड़ा बनाना आता है बड़ा अच्छा, और मैं उसको बैठकर अपने मोहल्ले में अपने घर की दुकान के आगे रखकर उसको बेच रहा हूँ, तो किसी को पसंद आ गया, एक खरीद लिया, दो खरीद लिया, तो जैसे तैसे मेरी रोजी रोटी चलेगी। पर लेकिन सोचो मैंने उसको ऑनलाइन आकर बेचने स्टार्ट कर दिया, तो सोचो कि दिन में अगर 10 घड़े भी बेचे जाएं, 5 घड़े भी बेचे जाएं, तो आराम से कितना सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सकता है। और वहाँ पे पता चला एक भी नहीं खरीद रहा था पूरे दिन में। तो ये जरूरी है कि जो भी हमारे ऐसे कलाकार हैं उनको ऑनलाइन लेकर आ जाए ताकि अच्छे से सपोर्ट मिल सके। आप लोग ही क्या रहे बताना। 36 यानी कि 36वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है ये अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे धनकर साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया फरीदाबाद हरियाणा के अंदर में। शानदार मेला लगता है, अगर कोई आसपास में रहता है तो विजिट जरूर करना है यहाँ पर। जहाँ भी कोई ऐसी कल्चर के फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे आप लोगों को अभी जैसे देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर में, तो फिलहाल जो है मुगल गार्डन ओपन किया गया, तो आप लोग वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टाइम लगे तो थोड़ा घूम लिया करो। ठीक है, आप लोग का एक चेंज भी हो जाएगा थोड़ा सा, और अच्छे से आप लोग फिर से अपने काम पर फोकस कर पाओगे। ठीक है, गर्व की बात है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर लीडर की कैटेगरी में अप्रूव कर दिया गया 78 रेटिंग के साथ में। सब यूएसए, जापान, सबको पीछे छोड़ दिया, यूएसए, यूके, फ्रांस ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं फिलहाल एग्जाम के लिए और खासकर परेशान है जॉब के लिए, रेलवे की फिर से वैकेंसी आने वाली है 1.3 लाख। ये काफी बड़ी वैकेंसी होगी रेलवे में अब की साल आने वाली है, खुद रेलवे मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर बोला गया है। मैं कह रहा हूं कि याद रखिए, अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में आप लोगों को मिलती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए प्रिपरेशन को अच्छे से लेकर चलो, बहुत सारी जॉब निकलने वाली हैं 2024 के इलेक्शन से पहले।
अदानी साहब की कंपनी को लेकर आरबीआई जो है वो यहाँ पर एक तरीके से अभी रिजिलियंट है। देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें चल रही है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, खासकर कहीं ना कहीं। तो आरबीआई ने बोला है कि बैंकिंग सेक्टर जो है, देखिए होता क्या है, जब कोई ऐसे सिस्टम निकल कर आता है ना, इतनी बड़ी कंपनी जो है लगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, तो एक तरीके से उसका इंपैक्ट पूरे देश पे पड़ता है। तो उसके ऊपर नजर गड़ा हुआ है आरबीआई। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकलता है। फेम में मैंने बताया अभी महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि 300 के करीब बच्चे जो हैं उनकी जान गई है रिसेंटली अभी इंडिया के द्वारा जो बनाई गई कफ सिरप होती है उसकी वजह से। ये बहुत ही खतरनाक है। हमारे देश की इमेज खराब होती है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर ऐसा कुछ होता है। सोचो, हमारा देश जो है वो दुनिया की नाक में दम कर रखा था, खासकर जेनरिक दवाई में। अगर यहाँ पर हमारी इमेज ऐसी खराब होने लगेगी तो फिर हमारा कितना बड़ा लॉस होगा यहाँ पर, इमेज का भी और हमारे एक्सपोर्ट का भी। तो जरूरी है इन चीज़ों पर कंट्रोल करना। और कई बार अपोजिशन, यानी कि जैसे ना, पोजिशन मतलब जो जिनका सामान नहीं बिच रहा है मार्केट में अंदर, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, तो उनको टक्कर दे रहे थे हम लोग। तो इमेज खराब करने के लिए भी कई बार इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी न्यूज़ भी उड़ाई जाती हैं। पर लेकिन ये रियलिटी में कई सारे केसेस देखने को मिले। वर्ल्ड फूड प्राइस जो है वो रिसेंटली अभी 10th मंथ में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया डिक्लाइन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स प्रस्तुत किया जाता है, उसमें बातें बताएगी। तो इंडेक्स जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। WHO कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जरा बताना, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। एक पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है चैट जीपीटी, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था। वो बोला जा रहा है कि गूगल को फेल कर देगा, गूगल को नाक में दम किया हुआ है उसने। पर इसका भी एक तरीके से, इसका वो नहीं, एक तरीके से उल्टा क्या, बेसिकली इसका एक कॉम्पिटिटर खोज लिया है जिसका नाम है एंथ्रोपिक, ठीक है। तो एंथ्रोपिक में 400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गूगल के द्वारा ताकि इसको टक्कर दे सके, ठीक है। यूएसए जो है वो अनाउंस कर रहा है एडिशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट लगभग 425 मिलियन टू यूक्रेन, ताकि यूक्रेन जो है वो लड़ाई में कंटिन्यू कूदा रहे और यहाँ पर रसिया के नाक में दम करे रखे, और यूएसए जो है वो चाइना पर अपना फोकस दे सके, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर क्या चल रहा है? तो यही ऐसा कुछ चल रहा है, देखते रहो बस, दुनिया का नज़ारा क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति? छोटू आप लोगों के सामने क्वेश्चन है यहाँ पर। बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड जो वेटलैंड डे है उसके बारे में। बोला जा रहा है कि एवरी ईयर जो है 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, पहली स्टेटमेंट में ये देखने को मिलेगा। दूसरा बोला गया कि 1971 में कन्वेंशन था वेटलैंड जो अडेप्ट किया गया ईरान की सिटी रामसर के अंदर में, यहाँ कैस्पियन सी के कोने पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। थीम क्या थी यहाँ पर? अभी रिसेंटली बोला गया कि इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये ऑल ऑफ द अबो या फिर कोई सी अलग अलग बताइए आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर मिस्टी के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कई बार, बजट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव्स, सोयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर यहाँ पर कोरल रीफ? सही आंसर आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री क्या होती है? यानी कि अंतरिक्ष का मलबा, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं इस तरीके के, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये बेसिकली मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आप लोगों को अर्थ के ऑर्बिट में ये बेसिकली होते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, पर लेकिन अब यूजफुल नहीं रहते हैं, यानी कि खराब हो गया सैटेलाइट का कुछ पार्ट वहीं पर घूम रहा है, वो सब चीज़ें। इसी के साथ में जो डेब्री जनरेट होती है, रॉकेट या फिर कोई भी ऐसा जो एक फंक्शन ना करने वाला सैटेलाइट हो गया, स्पेस में सारी एंटी सैटेलाइट जो सिस्टम हो गया, उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कैल्सर सिंड्रोम जो है वो रेफर किया जाता है यहाँ पर एक तरीका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिब्री इन द स्पेस, तो उसको कैल्सर बेसिकली यहाँ पर कैसलर बोलते हैं, कैसलर सिंड्रोम के नाम से उसको बोलते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ए क्लोज्ड इकोनॉमी, उसको कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? इसको बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मनी सप्लाई जो है वो कंप्लीटली कंट्रोल होती है। इसी के साथ में डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। यहाँ पर ओनली एक्सपोर्ट होता है, नाइदर एक्सपोर्ट नोर इंपोर्ट, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। सही आंसर क्या है? बात की जा रही है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। डीलिमिटेशन कमीशन कई बार मैंने डिस्कस भी किया है, आंसर दीजिए ढंग से, ठीक है। सीसेट के बारे में बात की जा रही है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अच्छे से इसको पढ़िए और फिर आप लोगों के सामने ऑप्शन है, इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तब तक मैं आप लोगों का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन कवर करा देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने कभी सुना है? जो नाम आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं उप्पुटनी। उप्पुटनी डीप आप या आइलैंड आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे ही देश का है। कई बार मैं ऐसे आइलैंड डिस्कस करता हूँ, एक बच्चा कह रहा है सर ये हमारे ही देश में, मैंने कभी सुना नहीं। पड़ोसियों के नाम पता है सबके जहाँ पर रहते हो हैं। कई बार कोई नया आदमी अगर रहने लग जाता है तो पता रहना चाहिए।
हालांकि पड़ोसी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। एक जन बोला था ना कि पड़ोसन से परेशान था एक बच्चा पढ़ लो, सारी चीज़ें इधर ही रह जाएंगी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर ये एरिया है जिसको आप लोग यहाँ पर उप्पुतानी द्वीप के नाम से आप ये या फिर आइलैंड के नाम से आप लोग जानते हैं, ये गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी लोकेशन में आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो आप लोगों को जो कोस्ट है तमिलनाडु से लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप लोगों को नजर आएगा। और ये पार्ट है यहाँ पर क्या, किसका, ये पार्ट है यहाँ पर काडा लड़ाई, ठीक है। तो ये बेसिकली काडा लड़ाई जो यहाँ पर तालुका है, एक तरीके से यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है उसके बारे में बात करूँ, लोकल नाम है कुछ आप लोगों को हालांकि रटने नहीं है, बस याद रखें तमिलनाडु में, ठीक है। तो रामनाथपुरम जिले के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर काडा लड़ाई बेसिकली बोलेंगे से तालुका, वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर, ये कुछ देखने में ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा और एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर सारे के सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारे देश में टोटल मिलाकर कितनी रामसर साइट है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि जब जब ऐड की गई है तब तब मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया था, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। बाकी तो आप लोग जानते हैं, थीम वगैरह आप लोगों के सामने लिखी हुई है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम बात की जा रही है रिस्टोर करने के लिए, ओके। यहाँ पर मैंग्रोव्स के लिए मिस्ट्री स्कीम स्टार्ट की गई, जिसके बारे में मैंने बजट में भी पढ़ाया था। फुल फॉर्म लिख दीजिए एक बार, याद हो जाएगी, मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल, आगे एक शब्द रह गया आई, इसका मतलब आप लोग बता दो, देखता हूँ कौन बताता है। इसी के साथ में यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, डेब्रीज के बारे में जब भी आप लोगों से पूछे तो ये अर्थ के आसपास में जो भी मलबा है उसके बारे में बात की जाती है। और इसी के साथ में ये पर्टिकुलर जो टर्म है जिसको कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं, तो ये इसी से रिलेटेड है। जब ओवर पॉपुलेशन हो जाए स्पेस के अंदर में जो ऐसी डिब्री, उसको कैसलर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है भाई साहब, ना तो कुछ आना चाहिए ना कुछ जाना चाहिए, उसको क्लोज इकोनॉमी बोल देते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। तो आर्टिकल 82 आप लोगों को देखने को मिलेगा, 82वां आर्टिकल जो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करता है। और डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था 1952 में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये आप लोग बताइए, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से बैठकर। एक क्वेश्चन होता है सी सेट का, अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूँ, कुछ शब्द आप लोगों को बताता हूँ जो कि आप लोग की अंग्रेजी जो है वो इंप्रूव करेंगे। आंसर राइटिंग में भी मजा आएगा, सुनने समझने में भी इंग्लिश जो है वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। न्यूज़पेपर वगैरह भी अगर आप लोग बैठ के पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये शब्द पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में भी आप लोगों को ये फायदा पहुंचाते हैं। तो एक एक शब्द कर यहाँ पर देखते हैं। पहला जो शब्द है ये है एंडोरेंस। एंडोरेंस मतलब होता है धैर्य। तो जो भी वीडियो के एंड तक धैर्य बनाए रखता है वो एंड में मजा लेकर जाता है। जिंदगी में धैर्य बहुत बड़ी चीज है यार। कहने के लिए एक छोटा सा शब्द है, जिसको इसका मतलब समझ में आ गया, समझना उसकी जिंदगी जो है वो सफल हो गई। तो धैर्य बनाए रखा करो, क्योंकि वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो वो गुजर जाता है। वो नहीं कहते ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस आज आप लोग चलते रहो, बस रुकना नहीं। तो एंडोरेंस बेसिकली ये शब्द है आप लोगों के लिए। एक तरीके से चीज़ों को आप लोग एक तरीके से ना सहज तरीके से लेने की कोशिश करो। हटापटे में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप लोग एक तरीके से छटपटाते हो ना, बहुत सारी गलतियां कर बैठते रहते हो। तो किस किस के अंदर में धैर्य है ये बताओ पहले तो, और कौन एंड तक वीडियो में बना रहता है। स्टार्ट इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आप लोग ये देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग वीडियो स्टार्ट तो करते हैं पर लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो सबके अंदर इतना भी धैर्य नहीं है कि वीडियो कंप्लीट कर पाएं। यहाँ से आप लोग देखो, ठीक है। अनवांटेड यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, अनयूजुअल, ठीक है, यानी कि एक तरीके से असामान्य, जो नॉर्मल ना हो। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि एक तो होता है कि पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करके चलना, कि ये कस्टम है ये फॉलो करना है। जैसे आप लोगों ने एक क्वीन मूवी देखी होगी कंगना रनावत की वो कहती है मैं अकेले ही अपना हनीमून बनाने जा रही हूँ, ठीक है, लड़के वड़के किसी की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी की जरूरत होने की जरूरत नहीं है यार आप लोगों को। अगर आप लोग जानते हो कि कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो आप लोग आसानी से खुश रह सकते हो। पर लेकिन कई बार दुनिया भी आप लोग के पास में होगी तो भी आप लोग खुश नहीं रहोगे। तो अंदर से इंसान का खुश रहना जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप लोग अपने ऊपर फोकस देना स्टार्ट करोगे अच्छे से। नेक्स्ट जो शब्द है आप लोगों के सामने ये है गार्गेंचुअन, यानी कि एक तरीका विशाल बोला जा रहा है, कि एक तरीके से इतना लार्ज कि जो नॉर्मली ना देखा हो, यानी कि खली जैसा एक विशाल काय इंसान सामने आ जाए तो लगे यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है क्योंकि जो देखा ना हो कुछ डिफरेंट सा हो गया इतना बड़ा, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये है अनएंक्चुअस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से
चापलूस बोलते हैं हालांकि कई बार इसको शब्द को कि एक तरीके से चापलूसी कर रहे हैं। देख होता क्या है बेसिकली, शब्द का मतलब ये है कि जो है रियलिटी में वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक तरीके से ना कि इंसान जो है वो जेन्युइन इंसान नहीं दिख रहा है भाई साहब, ये ऐसा ही टाइप का आदमी है कि एक तरीके से कई बार लेपा पोती करने वाला इंसान बोलते हैं। एक होता है ऑनेस्ट जेन्युइन, एक तरीके से वो पर्सन जो रियलिटी में जो जैसा दिख रहा है वैसा ही है। बहुत कम इंसान है यार जिंदगी में ऐसे। अगर कोई इंसान ऐसा है ना जो आप लोग कुछ गलती करो तुरंत आपको डांट दे, ठीक है, कुछ भी अगर एक तरीके से आप लोग कितने भी गलत क्यों ना हो आप लोग के साथ में खड़ा रहे, अगर कोई ऐसा इंसान जिंदगी में है ना तो भाई साहब उसको पकड़ के रखना। बहुत कम इंसान ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जिंदगी में, वरना हर एक इंसान जो है वो डबल फेस के सामने आप लोगों के सामने निकल कर आएगा और जिंदगी में आप लोग पचा नहीं पाओगे जब वो धोखा देकर जाएगा। तो इसलिए अलर्ट रहा करो ऐसे इंसानों से जो ड्यूअल फेस का है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ग्रैपल के बारे में। ग्रैपलिंग का मतलब क्या होता है? ग्रैपल मतलब मुठभेड़, किसी के साथ में रस्साकसी होगी, लड़ाई होगी, ठीक है। तो एक तरीके से बिना हथियार की लड़ाई बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, जैसे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर कई बार देखने को मिलती है। तो वेपन नहीं रहते हैं, कुश्ती हो जाती है ना एक तरीके की, ठीक है, हम लोग मार मार के भगाते हैं बार बार उनको। तो वो एक तरीके की सिस्टम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ शब्द, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना, शब्द के ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म करना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। काफी शानदार तरीके से आंसर दिए गए यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। इनके सबसे अच्छी चीज मुझे जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी वो लगती है कि खुद तो अच्छे से आंसर देते हैं, ये दूसरों के जो आंसर दे रहे हैं ना उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है। तो यार ये अगर क्वालिटी आप लोगों के अंदर में है ना कि अपना तो काम अच्छे से कर रहे हैं, दूसरों को अप्रिशिएट भी कर रहे हो, तो ये रियलिटी में जिंदगी में आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाएगी। तो ये क्वालिटी जरूर सीखो, अगर किसी सीखने को मिले तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इनकी। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करो यार, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, यहीं से सीख सीख कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर, और कौन सा पार्ट ऐसा था जो लेक्चर का काफ़ी उम्दा लगा आप लोगों को, और क्या क्या आप लोगों ने एंजॉय किया? कोई डाउट है तो वो बताना, फीडबैक जरूर देना। वीडियो जैसा भी लगता है लाइक या डिसलाइक कर आप लोग इसको बता सकते हैं। बाकी अगर कोई प्राइवेट बात आप लोगों को करनी है कि पब्लिक नहीं लिख पा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम या फिर studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। और बाकी सोशल मीडिया तो सब जगह वीर तालियान के नाम से जाकर सर्च कर लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, खुश रहना सीखो, नहीं तो जिंदगी पता नहीं कब निकल जाती है। देखा ना तुर्की के अंदर अर्थक्वेक, भाई साहब खतरनाक रहा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करो, सीखो खुश रहना, कैसे खुश रहना है। किसी भी चीज़ को लेकर बर्डन मत बनाया करो, जरा सी देर में चीज़ें निकल जाएंगी। तो पेपर को पेपर की तरीके से लो, वरना जिंदगी में अपने आप ना बर्डन इतना बनने लगेगा कि नॉर्मल जिंदगी भी जीना भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल रहने की कोशिश करो।